नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज अमेरिका की तरफ से लगातार बढ़ रहे दबाव के बीच ईरान ने हमास का साथ छोड़ दिया और साफ कर दिया कि वो जंग में अपनी सेना कतई नहीं भेजेगा। उत्तरी गाजा के शिफा अस्पताल में चले लंबे ऑपरेशन के बाद इजरायल की फौज ने अस्पताल पर कब्जे का दावा कर दिया और हमास के लड़ाकों के हार मानने की खबर आई। अमेरिका में बाइडेन से हुई शी जिनपिंग की मुलाकात के दौरान बाइडेन ने उन्हें तानाशाह कह दिया, जिसके बाद चीन ने अमेरिका को हद में रहने की चेतावनी दे दी, जिससे दोनों देशों में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जाने लगी। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच भूकंप के झटकों से हड़कंप मच गया। बड़ी खबर है, हमास और इजरायल की जंग की वजह से पश्चिम एशिया में गरमाए माहौल से जुड़ी ईरान ने गाजा में भयंकर जंग के बीच हमास का साथ छोड़ दिया। यह जानकारी ईरान के सुप्रीम लीडर के बड़े अधिकारियों ने दी और दावा किया कि ईरान ने गाजा में जंग के दौरान हमास के समर्थन में सेना उतारने से इनकार कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने दावा किया कि इस बारे में 5 नवंबर को ईरान के सुप्रीम लीडर और हमास चीफ के बीच बात हुई थी, जिसमें ईरान ने 2 टूक बोल दिया था कि हमास इस जंग में ईरान को न घसीटे, क्योंकि उसने 7 अक्टूबर को हुए हमले के बारे में ईरान को नहीं बताया था और इसीलिए ईरान गाजा में चल रही जंग में अपनी सेना नहीं भेजेगा। हालांकि ईरान ने हमास को राजनीतिक और नैतिक समर्थन देने का वादा किया, लेकिन जंग में अपनी सेना भेजने से इनकार कर दिया। यह दावा ईरान के सुप्रीम लीडर के बड़े अधिकारियों ने किया, जिसका मतलब यह हुआ कि ईरान ने ऐन वक्त पर हमास का साथ छोड़ दिया, क्योंकि इजरायल की सेना ने उत्तरी गाजा में हमास के पांव उखाड़ने का दावा किया। उसने हमास के कमांड सेंटर तक पर कब्जा कर लिया। हमास की संसद तक में इजरायल का झंडा फहरा दिया गया। यानी उत्तरी गाजा में धीरे धीरे हमास कमजोर पड़ने लगा और ऐसे वक्त में उसे ईरान की मदद की जरूरत थी। लेकिन ईरान ने ऐन वक्त पर हमास को धोखा दे दिया, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बड़े अधिकारियों ने दावा किया कि ईरान ने गाजा में अपनी सेना भेजने से इनकार कर दिया। उनके मुताबिक हमास चीफ इस्माइल हानिया और खामनेई की 5 नवंबर को मुलाकात हुई थी, जिसमें खामनेई ने हानिया से 2 टूक बोल दिया था कि वो ईरान को इस जंग में न घसीटें और वो इस जंग में ईरान की सेना नहीं भेजेंगे। जबकि इस मुलाकात के बाद हमास को ईरान से और हथियार मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ईरान के ऐन वक्त पर मुकरने से हमास की मुश्किल बढ़ गई, क्योंकि ईरान 7 अक्टूबर के बाद से लगातार इजरायल के खिलाफ हमले बोल रहा। यही नहीं, ईरान उसके खिलाफ बोल रहा है, यही नहीं, उसने इजरायल के खिलाफ जंग के कई मोर्चे खुलने की धमकी भी दी थी। लेकिन अचानक ईरान पलट गया, क्योंकि उसने गाजा की जंग से अपने हाथ पीछे खींच लिए और हमास को केवल राजनीतिक और नैतिक समर्थन देने का ऐलान किया। यह दावा ईरान के सुप्रीम लीडर के कुछ करीबी अधिकारियों ने किया। हमास चीफ और ईरान के सुप्रीम लीडर की 5 नवंबर को मुलाकात हुई और खबर आई कि हमास चीफ ने इस दौरान ईरान से हथियार मांगे थे। लेकिन ईरान ने हमास चीफ को ऐसा झटका दिया कि उसे इसकी उम्मीद भी नहीं रही होगी, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद से ईरान लगातार इजरायल के खिलाफ आग उगल रहा है। उसने इजरायल को जंग के अलग अलग मोर्चे खुलने की धमकी भी दी। लेकिन जंग के 40 दिन बीतने के बाद खबर आई कि ईरान ने हमास को अकेला छोड़ दिया और तर्क दिया कि हमास ने 7 अक्टूबर के हमले से पहले ईरान को जानकारी नहीं दी थी। ईरान के अधिकारियों का यह दावा चौंकाने वाला था, क्योंकि ईरान ने 7 अक्टूबर के बाद लगातार इजरायल को निशाने पर लिया। लेकिन अब वो कह रहा है कि उसे हमास के इजरायल पर 7 अक्टूबर को किए गए हमले के बारे में पता ही नहीं था और इसीलिए हमास उसे जंग में न घसीटे। कम से कम ईरान के कुछ बड़े अधिकारियों ने तो यही दावा किया। ईरान के अधिकारियों के मुताबिक खामनेई ने हमास चीफ से साफ साफ कहा कि हमास ने 7 अक्टूबर के हमले के बारे में ईरान को कुछ नहीं बताया था, इसलिए ईरान उसकी तरफ से इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। जिसका मतलब यह हुआ कि ईरान ने साफ कर दिया कि वो इजरायल से सीधी जंग नहीं लड़ेगा। जबकि इससे पहले उसने मुस्लिम देशों से इजरायल का बहिष्कार करने की अपील की थी। यही नहीं, इजरायल ने दावा किया कि 7 अक्टूबर से पहले ईरान हमास के लड़ाकों को हथियार बनाने की ट्रेनिंग देना चाहता था और उसके पास इसके सबूत भी हैं। क्योंकि इजरायल के अधिकारियों ने दावा किया कि उसे हमास के लड़ाकों की ट्रेनिंग से जुड़े कुछ दस्तावेज मिले, जो गाजा के बाहर हमास के एक ट्रक में रखे कंप्यूटर में मौजूद थे। और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर इजरायल ने आरोप लगाया कि ईरान 7 अक्टूबर से पहले हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग देना चाहता था, जिसमें वो उन्हें हथियार बनाना भी सिखाने वाला था। यही नहीं, इजरायल ने दावा किया कि 7 अक्टूबर को हमास के जिन लड़ाकों ने दक्षिण इजरायल पर हमला किया था, उन्हें ट्रेनिंग ईरान में ही मिली। और इजरायल के इन दावों में अमेरिका ने भी उसका साथ दिया था, क्योंकि अमेरिका ने दावा किया था कि हमास के लड़ाकों ने हमले से करीब 1 महीने पहले ईरान में ट्रेनिंग ली थी। ये दावा अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया था और अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग और फंडिंग दोनों ईरान से मिली थी।
क्योंकि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया था कि हमास के लड़ाकों ने हमले से करीब 1 महीने पहले सितंबर में ईरान में ट्रेनिंग ली थी, जिनकी संख्या 500 थी और इन 500 लड़ाकों को हमास से ट्रेनिंग और फंडिंग दोनों मिली थी। लेकिन जंग के 40 दिन बाद ईरान से जुड़ा ऐसा दावा सामने आया जिसने पूरी कहानी ही पलट दी, क्योंकि नए दावे के मुताबिक ईरान को 7 अक्टूबर के हमले के बारे में पता ही नहीं था और अब तो वो हमास की तरफ से जंग लड़ने से भी इनकार कर रहा है, जो गाजा में चल रही भयंकर जंग के बीच हमास के लिए तगड़ा झटका है। और माना जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के दबाव में ऐसा किया, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के पास ओमान की खाड़ी में अपना खतरनाक जंगी जहाज तैनात कर दिया, जो ईरान के पूर्वी और मध्य हिस्से में हाहाकार मचा सकता है। क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका का खतरनाक जंगी जहाज ईरान के पास ओमान की खाड़ी में पहुंच चुका है और ईरान की सीमा से केवल 300 किलोमीटर दूर खड़ा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ओमान की खाड़ी में तैनात अमेरिका के जंगी जहाज पर कई लड़ाकू विमान और मिसाइलें तैनात हैं, जो ईरान के पूर्वी और मध्य हिस्से को तबाह कर सकती हैं। इसके अलावा अमेरिका ने अपना एक जहाज साइप्रस के पास तैनात कर दिया। तो वहीं अमेरिका का B-1 बॉम्बर तुर्की के पास लाल सागर में तैनात कर दिया गया। मतलब ये कि लाल सागर और ओमान की खाड़ी में अमेरिका के जंगी जहाज पहुंच गए और ईरान को घेरने की तैयारी कर ली, क्योंकि ईरान की सीमा तुर्की से लगती है और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी तो ईरान की 1770 किलोमीटर लंबी दक्षिणी सीमा बनाती है, जहां अमेरिका के ताकतवर जंगी जहाज पहुंच चुके हैं। इसलिए यह माना जा रहा है कि ईरान की हमास की मदद करने से पीछे हटने की वजह अमेरिका का दबाव भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका लगातार इस कोशिश में है कि ईरान पश्चिम एशिया में इजरायल के खिलाफ खेमेबंदी को रोक दे, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई शी जिनपिंग और जो बाइडेन की मुलाकात है। क्योंकि इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि इस मुलाकात में अमेरिका ने खुलकर चीन से बोल दिया कि वो ईरान को पश्चिम एशिया का माहौल बिगाड़ने से रोके। इजरायल के मीडिया ने अमेरिका के एक अधिकारी के बयान के आधार पर शी जिनपिंग और बाइडेन की मुलाकात से जुड़ा ये दावा किया और जानकारी दी कि गाजा की जंग के मुद्दे पर बात करते हुए ज्यादातर समय शी जिनपिंग चुप थे, लेकिन बाइडेन ने उनसे दो टूक बोल दिया कि वो ईरान पर दबाव बनाए और उससे कहें कि ईरान इजरायल और हमास के झगड़े की आग में घी न डाले, क्योंकि पश्चिम एशिया में इजरायल के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे ईरान के सिर पर चीन का ही हाथ है और गाजा में जंग शुरू होने के बाद उसने इजरायल का विरोध भी किया था। माना जा रहा है इसीलिए बाइडेन ने शी जिनपिंग से ईरान के बारे में बात की और चीन से कहा कि वो ईरान को समझाए, क्योंकि ईरान चीन के लिए पश्चिम एशिया में घुसने का जरिया है, जिसे उसने अपनी विस्तारवादी नीति का हिस्सा बनाया और ईरान ने चीन के प्लान का हिस्सा बनकर पश्चिम एशिया में मुस्लिम देशों वाला कार्ड खेल दिया। जो गाजा में जंग शुरू होते ही ऐसा चला कि पूरे पश्चिमी एशिया का माहौल अमेरिका के खिलाफ होने लगा, जिसके बाद अमेरिका ने भी पश्चिम एशिया में अपना दांव चला और ईरान को अपनी सेना की ताकत दिखानी शुरू कर दी। साथ ही उसने ईरान के पीछे रहकर गेम खेलने वाले चीन को भी बता दिया कि उसे पश्चिम एशिया में उसकी चाल की खबर है, जिसे फेल करने के लिए बाइडेन ने सीधा शी जिनपिंग से ही बात कर ली और सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात के बाद गाजा जंग से जुड़ा बयान दे डाला। I have been deeply involved in moving on the hostage negotiation. I'm mildly hopeful. जिसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने चीन के जरिए ईरान तक संदेश पहुंचा दिया और उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच खबर आई कि ईरान ने हमास के समर्थन में गाजा में सेना उतारने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लगने लगा कि ईरान दबाव में, क्योंकि पश्चिम एशिया में राज करने की उसकी हर चाल उल्टी पड़ती नजर आ रही। क्योंकि सऊदी अरब में हुए मुस्लिम देशों के सम्मेलन में कई मुस्लिम देश ईरान के प्रस्ताव के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने ईरान का इजरायल के बहिष्कार का प्रस्ताव नहीं माना। ये दावा इजरायल के मीडिया ने किया और बताया कि ईरान का प्रस्ताव ठुकराने वाले देशों में अरब देश भी शामिल हैं, क्योंकि उसे चिंता है कि इजरायल और हमास की जंग की आड़ में ईरान पश्चिम एशिया में मुस्लिम देशों का नेता बन जाएगा, जिससे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मुस्लिम देशों का बैठे बिठाए नुकसान हो जाएगा। क्योंकि भले ही इन देशों के बीच की अनबन गाजा की जंग की वजह से कुछ कम हो गई हो, लेकिन वो इजरायल से सारे रिश्ते नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मुस्लिम देशों के लिए इजरायल अमेरिका से रिश्ते बेहतर करने का जरिया है और इसलिए सऊदी अरब में हुए मुस्लिम देशों के सम्मेलन में उन्होंने इजरायल से बातचीत का रास्ता खुला होने का संकेत दिया। यानी ये देश अमेरिका और इजरायल से सीधी दुश्मनी नहीं करना चाहते और इसीलिए उन्होंने ईरान से एक तय दूरी बनाए रखी और संदेश दे दिया कि आंखें बंद करके ईरान की वो हर बात नहीं मानेंगे। यानी ईरान की चाल उल्टी पड़ने लगी और मुस्लिम देशों में फूट दिखी, जिसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका का पश्चिम एशिया में ईरान को रोकने का प्लान कामयाब हो सकता है, जिसका संकेत भी मिला क्योंकि ईरान ने हमास का साथ देने से ही इनकार कर दिया। यही नहीं, हिजबुल्लाह भी इजरायल से सीधी जंग लड़ता नहीं दिख रहा। यानी जिन दो संगठनों के दम पर ईरान इजरायल को घेरना चाहता था वो बैकफुट पर आ गए। हमास की मदद करने से तो खुद ईरान ने ही इनकार कर दिया, जिसे उसका अमेरिकी दबाव में लिया गया फैसला माना गया।
बड़ी खबर आई गाजा से। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसने हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया के घर को तबाह कर दिया। नेतन्याहू की सेना के मुताबिक इस्माइल हानिया के घर पर उसके लड़ाकू विमानों ने बमों की बारिश की, जिसके बाद उसका घर पूरी तरह ध्वस्त हो गया। इजराइल ने दावा किया कि उस घर का इस्तेमाल हमास के लड़ाके इजराइल पर हमले की प्लानिंग के लिए कर रहे थे। इजराइल की सेना लगातार हमास के टॉप नेताओं को निशाने पर लेकर उनको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही इजराइल को इस्माइल हानिया के घर की सटीक लोकेशन का पता चला, उसने बिना देरी किए वहां बमबारी शुरू कर दी। इजराइल की सेना ने गाजा में इस्माइल हानिया के घर पर काफी देर तक हमले किए और दावा किया कि उसके जोरदार हमलों में हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया का घर पूरी तरह तबाह हो गया, क्योंकि इजराइल की सेना ने उसके घर पर अपने लड़ाकू विमानों से बमों की बारिश कर दी। इस्माइल हानिया के घर पर किए गए ताबड़तोड़ हमलों का एक वीडियो भी इजराइल की सेना ने जारी किया, जिसमें एक के बाद एक कई तेज धमाके होते दिखाई दिए। हमास के चीफ इस्माइल हानिया के घर पर इजराइल की सेना ने बारूद की ऐसी बारिश की जिससे पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। इस्माइल हानिया के घर के आसपास के इलाके को भी इजराइल ने अपने निशाने पर लिया और हमास के ठिकानों पर बमबारी कर तबाही मचा दी। कुछ वक्त पहले जहां इमारतें खड़ी नजर आ रही थीं, वहीं इजराइल के हवाई हमलों के बाद वहां सिर्फ मलबे का ढेर ही दिखाई दिया। और इजराइल की फौज ने इस्माइल हानिया के घर पर हमले के दौरान ही उसके आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया, क्योंकि उसे इस बात की आशंका थी कि वहां हमास के लड़ाके छिपे हो सकते हैं। और इसीलिए इजराइल के सैनिकों ने जमीन पर उतरकर भी हमास के लड़ाकों की तलाश की। हथियारों से लैस इजराइल के जवान गाजा में हमास के ठिकानों को ढूंढते नजर आए, लेकिन जब वो सर्च ऑपरेशन चला रहे थे तभी हमास के लड़ाकों ने उन्हें निशाने पर ले लिया, जिसके बाद इजराइल के सैनिकों ने सुरक्षित जगहों पर छिपकर हमास के लड़ाकों पर गोलियों की बौछार कर दी। इजराइल की सेना ने हमास के ठिकानों पर जमीनी हमले तो किए ही, साथ ही आसमान से भी बम बरसाए। मतलब जमीन और आसमान दोनों जगहों से इजराइल ने हमास को गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश की। इजराइल की सेना ने हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया के घर को बर्बाद करने के साथ ही हमास के कई ठिकानों को भी तबाह करने का दावा किया। और इतना ही नहीं, इजराइल ने यह भी दावा किया कि उसकी सेना ने इस्माइल हानिया के घर से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। इजराइल की सेना के मुताबिक इस्माइल हानिया के जिस घर को उसने बर्बाद किया, वहां से उस पर हमले की प्लानिंग की जा रही थी, और इसीलिए इजराइल की सेना ने इस्माइल हानिया के उस घर पर बमों की बारिश कर उसे ध्वस्त कर दिया। इजराइल की सेना ने दावा किया कि गाजा में इस्माइल हानिया के उस घर से ही उसके खिलाफ साजिश रची जा रही थी, और हमास के लड़ाके उस घर का इस्तेमाल इजराइल की सेना पर हमले की प्लानिंग के लिए कर रहे थे, और यही वजह रही कि इजराइल ने बिना देरी किए इस्माइल हानिया के घर को बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, इजराइल की सेना ने इस्माइल हानिया के घर के आसपास के इलाकों की घेरेबंदी भी की, ताकि हमास के लड़ाकों का खात्मा किया जा सके। उसने इस्माइल हानिया के घर से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद करने की बात कही। इजराइल का दावा है कि उत्तरी गाजा पर कंट्रोल के बाद उसकी सेना हमास के खात्मे के लिए तेजी से ऑपरेशन चला रही है। हालांकि इस्माइल हानिया के घर को निशाना बनाने से पहले इजराइल की सेना ने पूरी तैयारी की, क्योंकि इस्माइल हानिया के घर पर हमला करना इतना भी आसान नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि बताया जाता है कि गाजा में हानिया के घर के आसपास का इलाका हमास का गढ़ है। मतलब ये कि इजराइल की सेना ने शेर की मांद में घुसकर हमला कर दिया। गाजा में अल-शिफा अस्पताल को घेरने के बाद से ही इजराइल की नजर इस्माइल हानिया के घर पर थी, क्योंकि इजराइल की सेना जल्द से जल्द हमास के टॉप नेताओं के खात्मे की कोशिश में जुटी है, और उसके निशाने पर हमास के टॉप कमांडर भी हैं। इजराइल की सेना के मुताबिक गाजा में हमले शुरू करने के बाद वो हमास के 60 से ज्यादा कमांडरों को मौत की नींद सुला चुकी है। लेकिन उसकी कोशिश हमास की बड़ी मछलियों को अपने जाल में फंसाने की है, क्योंकि इजराइल का मानना है कि जब तक हमास के टॉप कमांडरों को ढेर नहीं किया जाएगा, तब तक हमास का नामो निशान नहीं मिटाया जा सकता। और इसीलिए हमास का प्रमुख इस्माइल हानिया भी इजराइल की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर बताया जाता है, क्योंकि इजराइल का दावा है कि 7 अक्टूबर को उस पर हुए हमले में इस्माइल हानिया ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इस्माइल हानिया लंबे वक्त से इजराइल की सेना के लिए सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि उसने इजराइल को हमेशा बर्बाद करने का सपना देखा है। इजराइल का आरोप है कि इस्माइल हानिया ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए सबसे बड़े हमले की प्लानिंग की थी, जिसकी वजह से इजराइल के 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। और इसीलिए इजराइल ये चाहता है कि किसी भी तरह इस्माइल हानिया की गर्दन तक पहुंचा जा सके। इस्माइल हानिया को हमास का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1962 में इस्माइल हानिया का जन्म गाजा पट्टी के एक शरणार्थी शिविर में हुआ था, जो 1980 में इजराइल के खिलाफ आंदोलन का सबसे प्रमुख चेहरा बनकर उभरा था। 2006 में हुए चुनाव में हमास ने फिलिस्तीन में सबसे ज्यादा सीटें जीती थीं, जिसके बाद राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इस्माइल हानिया को प्रधानमंत्री बना दिया था।
और तभी से इस्माइल हानिया का हमास में दबदबा कायम है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि जो इस्माइल हानिया इजराइल के लिए मुसीबत बन चुका है वो गाजा में रहता ही नहीं है। बताया जाता है कि वो कतर में बैठकर ही हमास के लड़ाकों को आदेश देता है। और जैसे ही इस्माइल हानिया से इशारा मिलता है, हमास के लड़ाके इजराइल पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। इस वक्त हमास की कमान इस्माइल हानिया के हाथों में है और यही वजह रही कि इजराइल की खुफिया एजेंसियां दिन रात इस्माइल हानिया की तलाश कर रही हैं। लेकिन कतर में छिपकर बैठे इस्माइल हानिया तक इजराइल नहीं पहुंच सका। हालांकि कुछ दिन पहले ऐसी खबर आई थी कि हानिया को घेरने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ कतर पहुंचे थे। इसके बावजूद इस्माइल हानिया का सुराग नहीं मिला और उसके हाथ खाली रह गए। यही वजह रही कि बदले की आग में धधक रही इजराइल की सेना ने गाजा में इस्माइल हानिया के पुराने घर पर ही हमले कर उसे बर्बाद कर दिया। इजराइल की सेना ने साफ कह दिया कि गाजा से हमास के टॉप नेताओं का नामो निशान मिटाने के बाद ही वो शांत बैठेगी। और इस्माइल हानिया के घर को बर्बाद करने के बाद इजराइल की सेना ने गाजा बंदरगाह को अपने कब्जे में लेने का दावा किया। ये बंदरगाह गाजा शहर के बेहद करीब है और लंबे वक्त से हमास इसका इस्तेमाल करता है। लेकिन अब इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसने जोरदार हमले कर हमास से गाजा बंदरगाह को छीन लिया। हमास के कब्जे वाले गाजा बंदरगाह पर इजराइल की सेना ने पूरी तैयारी के साथ हमला बोला, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें इजराइल के सैनिक हमले से पहले तैयारी करते नजर आए। जिसके बाद खोजी कुत्तों के साथ वो बंदरगाह पर पहुंचे और कुछ ही देर में हमास के लड़ाकों को घेर लिया और उन पर गोलियां बरसा दी। हालांकि इस दौरान इजराइल के सैनिकों को भी मुश्किलों से गुजरना पड़ा, क्योंकि हमास के लड़ाके भी उनसे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने भी इजराइल के सैनिकों पर गोलियां बरसाईं। लेकिन इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसने हमास के लड़ाकों पर ऐसे हमले किए कि वो घुटनों पर आने के लिए मजबूर हो गए। और तो और इजराइल की सेना के मुताबिक उसने गाजा बंदरगाह पर कब्जे के दौरान हमास के 10 लड़ाकों को भी मार गिराया। इतना ही नहीं, वहां आसपास की दूसरी इमारतों में छिपे हमास के लड़ाकों पर भी इजराइल के सैनिकों ने धावा बोल दिया ताकि गाजा बंदरगाह पर हमास की छाया भी न पड़े। इसीलिए इजराइल की सेना ने बंदरगाह के आसपास मौजूद दूसरी इमारतों को भी घेर कर उनकी तलाशी ली और जहां उन्हें हमास के लड़ाके दिखे उन पर गोलियां बरसाईं। इजराइल ने दावा किया कि उसने बंदरगाह पर कब्जे के दौरान हमास के 10 लड़ाकों को भी मार गिराया। गाजा बंदरगाह गाजा शहर के बेहद करीब है। फिलिस्तीनी इसका इस्तेमाल मछली पकड़ने के लिए करते थे, लेकिन अब इजराइल की सेना ने इसी बंदरगाह को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में करने का दावा किया। दावा यह भी किया गया कि हमास के लड़ाके इसका इस्तेमाल बाहर से हथियार मंगवाने के लिए भी करते थे, जिसकी वजह से इजराइल की मुश्किलें बढ़ रही थी। और इजराइल के मुताबिक गाजा बंदरगाह पर कब्जे के दौरान ही हमास की 10 सुरंगों को भी बर्बाद कर दिया गया। बताया गया कि हमास के लड़ाके उन सुरंगों का इस्तेमाल छिपने के लिए कर रहे थे। लेकिन बंदरगाह पर कब्जे के बाद जैसे ही इजराइल की सेना की नजर उन सुरंगों पर पड़ी, उसने बिना देर किए उन्हें तबाह कर दिया। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के लड़ाके गाजा बंदरगाह पर हमलों की ट्रेनिंग भी ले रहे थे। इतना ही नहीं, बताया गया कि हमास के जिन लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजराइल में कहर ढाया था, उनमें कई लड़ाकों की ट्रेनिंग गाजा बंदरगाह पर ही हुई थी। मतलब बंदरगाह की आड़ लेकर हमास ने दुनिया की आंखों में धूल झोंका। और यही वजह रही कि इजराइल की सेना ने गाजा बंदरगाह पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। गाजा बंदरगाह पर इजराइल के टैंक दौड़ते दिखाई दिए। मतलब हमास को चोट पहुंचाते हुए इजराइल की सेना तेजी से गाजा के इलाकों को अपनी मुट्ठी में कर रही है। बड़ी खबर आई अल शिफा अस्पताल में इजरायली सेना के हमले से जुड़ी हुई। इजराइल की सेना ने दावा किया कि अल शिफा अस्पताल में ताबड़तोड़ हमलों से घबराकर हमास ने हार मान ली। दावा है कि अल शिफा अस्पताल पर इजराइल की सेना का पूरी तरह कंट्रोल हो चुका है, जिसके बाद उसके सैनिक इस अस्पताल के चप्पे चप्पे की तलाशी लेने में जुटे हैं, क्योंकि इजराइल यह आरोप लगा चुका है कि गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल हमास का कमांड सेंटर है और इस अस्पताल के नीचे बनी सुरंगों में हमास के कई लड़ाके छिपे हो सकते हैं, जिसके लिए इजराइल की सेना कई दिनों से वहां सैन्य ऑपरेशन चला रही। अल शिफा अस्पताल में घुसने के बाद इजरायली सैनिकों ने वहां की कई इमारतों और बेसमेंट में लड़ाकों की तलाश शुरू कर दी। इससे पहले इजराइल की सेना ने भीषण जंग के बाद इस अस्पताल पर कब्जा करने का दावा किया, जिसके लिए इजराइल की सेना ने बहुत बड़ा अभियान चलाया। उसके सैनिक टैंक और बुलडोजर लेकर अल शिफा अस्पताल परिसर के अंदर घुस गए, जिसके बाद वहां भीषण लड़ाई हुई। लेकिन दावा है कि इजरायली सैनिकों के हमलों से घबराकर हमास के लड़ाकों ने अपनी हार मान ली, यानी लड़ाके या तो इजराइल के हमलों में मारे गए या वहां से भाग खड़े हुए। यह अस्पताल उत्तरी गाजा में मौजूद है, जो पिछले कई दिनों से जंग का केंद्र बना हुआ है। इजरायली सेना पिछले हफ्ते से ही वहां बहुत बड़ा ऑपरेशन चला रही है। उसके सैनिकों ने अल शिफा अस्पताल को पहले से ही घेर रखा था।
और फिर मौका देखकर वो पूरी तैयारी के साथ अस्पताल परिसर में घुस गए। अल शिफा अस्पताल प्रशासन के मुताबिक उन्हें इजरायली सेना की तरफ से अपनी जान बचाने के लिए आधे घंटे का वक्त दिया गया था, जिसके बाद नेतन्याहू के सैनिक हमला करते हुए अंदर पहुंच गए और अल शिफा अस्पताल के अंदर पहुंचते ही इजरायल की सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उसके सैनिक अस्पताल की अलग अलग इमारतों में पूरी सावधानी के साथ दाखिल हुए, क्योंकि इजरायल ये आरोप लगाता रहा है कि अल शिफा अस्पताल हमास का कमांड सेंटर है और हमास ने उसके नीचे सुरंगों का जाल बना रखा है। ऐसे में इजरायली सैनिक धीरे धीरे वहां की अलग अलग इमारतों में घुसते दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने वहां के कई कमरों से हथियारों का जखीरा मिलने का दावा किया। Grenades in here, of course uniformed, and all of this was hidden very conveniently. इसी तरह कई दूसरे कमरों से हथियार और आत्मघाती हमलों में इस्तेमाल होने वाली कई जैकेट भी बरामद की गई। इजरायल ने दावा किया कि हमास के लड़ाके लंबी जंग की तैयारी में थे, लेकिन ताबड़तोड़ हमलों ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। हालांकि अल शिफा अस्पताल पर कब्जे का दावा करने के बावजूद इजरायली सैनिकों ने वहां अपना अभियान खत्म नहीं किया, क्योंकि माना जा रहा है कि अब भी अस्पताल के नीचे बनी सुरंगों में हमास के लड़ाके छिपे हो सकते हैं, जो कभी भी इजरायली सैनिकों के लिए काल बन सकते हैं। इसी वजह से इजरायल ने अपनी मुहिम जारी रखी और उसने अल शिफा अस्पताल में छिपे हमास के लड़ाकों पर हमले जारी रखे। इजरायल ने आशंका जताई कि वहां अब भी कई लड़ाके सुरंगों में छिपे हो सकते हैं, जिसके लिए इजरायल की सेना अल शिफा अस्पताल में कोने कोने की तलाशी ले रही है। खबर है कि अस्पताल की नींव तक की जांच की जा रही है कि कहीं किसी कोने में हमास की सुरंगों का दरवाजा तो नहीं खुलता, क्योंकि इजरायल ये मानता है कि वहां हमास का बड़ा कमांड सेंटर है। इसी वजह से उसने हमला करने के साथ वहां सुरंगों को ढूंढकर उन्हें तबाह करने का भी अभियान तेज कर दिया। सऊदी अरब के टीवी चैनल अल अरबिया के मुताबिक इजरायल की सेना अल शिफा अस्पताल में बड़ी संख्या में टैंक और बुलडोजर के साथ पहुंची। इजरायल की सेना वहां D9 बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है, जो एक बख्तरबंद बुलडोजर है जिस पर मिसाइलों और बारूदी सुरंगों का भी कोई असर नहीं होता। यही नहीं, D9 बुलडोजर मशीन गन से लैस है, जिससे जरूरत पड़ने पर सैनिक उसे हथियार की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और दावा है कि इजरायल की सेना इस बुलडोजर से उन इमारतों को ढहा रही है जिनके नीचे हमास की सुरंगें होने का शक है, जिसकी वजह से अल शिफा अस्पताल के हालात और खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि फिलिस्तीन का आरोप है कि गाजा के इस सबसे बड़े अस्पताल में पिछले कई दिनों से न तो बिजली है और न ही पानी, और इसके अलावा मरीजों के इलाज में इस्तेमाल जरूरी चीजों की भी भारी कमी है। लेकिन दिक्कत यह है कि इजरायल के लगातार हमलों की वजह से अस्पताल को बाहर से मदद भी नहीं मिल पा रही। ऐसे में अल शिफा अस्पताल की हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र की संस्था WHO के मुताबिक वहां 650 मरीज, 500 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी और करीब 2500 वैसे लोग हैं जिन्होंने अल शिफा अस्पताल में शरण ले रखी है। लेकिन इजरायल और हमास के बीच जारी भीषण जंग में उन लोगों की जान खतरे में है, क्योंकि ये अस्पताल पहले से ही ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी से जूझ रहा है। लेकिन इजरायल की सेना इस बार रहम के मूड में नहीं है। उसने फिर साफ कर दिया कि जब तक अल शिफा अस्पताल में मौजूद हमास के सभी लड़ाकों को मार नहीं दिया जाता, तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। और इजरायल की इस मुहिम में अमेरिका एक बार फिर उसके साथ खड़ा दिखा। अमेरिका की तरफ से जारी बयान में दो टूक कहा गया कि हमास ने अस्पतालों में अपने कमांड सेंटर बनाकर युद्ध के नियम तोड़े हैं, जिसका मतलब है कि अमेरिका ने खुलकर यह माना कि हमास गाजा के अस्पतालों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी के मुताबिक हमास ने गाजा के अस्पतालों में अपने ठिकाने बना रखे हैं और ऐसा करके उसने युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है। और यही बात इजरायल इस जंग की शुरुआत से कर रहा है। इजरायल का दावा है कि गाजा पट्टी में सिर्फ अस्पताल ही हमास के ठिकाने नहीं हैं, बल्कि स्कूलों और शरणार्थी शिविरों में भी हमास के कई कमांड सेंटर हैं। हालांकि अमेरिका ने यह भी साफ किया कि अल शिफा अस्पताल में इजरायल की कार्रवाई के लिए उसने हरी झंडी नहीं दी थी, क्योंकि फिलिस्तीन समेत अरब के कई देश ये आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका के इशारे पर ही इजरायल की सेना ने गाजा के सबसे बड़े अस्पताल पर एक्शन लिया। और इस बीच पश्चिम एशिया के देश कतर ने अल शिफा अस्पताल में इजरायल की कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। यही नहीं, उसने इजरायल के हमलों की अंतर्राष्ट्रीय जांच की भी मांग कर दी, क्योंकि कतर का मानना है कि इजरायली सेना ने अल शिफा अस्पताल पर हमला कर युद्ध अपराध किया। कतर के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में दो टूक कहा गया कि इजरायल की यह कार्रवाई युद्ध के नियमों के खिलाफ है, यानी वो नियम जो संयुक्त राष्ट्र ने बना रखे हैं, जिनमें साफ कहा गया है कि किसी भी युद्ध में अस्पतालों, स्कूलों और धार्मिक स्थलों पर हमला नहीं किया जाएगा। इसी नियम का हवाला देकर कतर ने संयुक्त राष्ट्र से इस मामले की तुरंत जांच कराने की मांग की। कतर उन देशों में शामिल है जो जंग की शुरुआत से ही इजरायल का विरोध कर रहे हैं। इस बीच फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजरायल अल शिफा अस्पताल में कमांड सेंटर की बात कर दुनिया को गुमराह करने में जुटा है। फिलिस्तीन के मुताबिक इजरायल ने लड़ाकों के खात्मे के नाम पर पूरी गाजा पट्टी को कब्रिस्तान बना दिया है।
बड़ी खबर आई उत्तरी गाजा पर इजरायल के कंट्रोल से जुड़ी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि उनकी सेना ने उत्तरी गाजा से हमास का पूरी तरह सफाया कर दिया और अब उनकी सेना दक्षिणी गाजा की तरफ आगे बढ़ेगी, जिसका मतलब यह कि यह जंग अभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर साफ कर दिया कि जब तक पूरे गाजा से हमास के लड़ाकों का नामो निशान मिट नहीं जाता तब तक उनका सैन्य अभियान नहीं थमेगा। यानी किसी भी तरह के सीज फायर के लिए इजरायल तैयार नहीं है, क्योंकि इजरायल के प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा कि हमास के लड़ाकों के लिए गाजा में कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं बचा। मतलब पूरे गाजा में हमास के लड़ाके कहीं भी छिपे हों, इजरायल की सेना उन्हें चुन चुन कर खत्म करेगी। नेतन्याहू के ताजा बयान से यह साफ हो गया कि उत्तरी गाजा से हमास के लड़ाकों के सफाए के बाद इजरायल की सेना दक्षिणी गाजा पर कहर बरपाने वाली है। हालांकि 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले के बाद इजरायली वायुसेना ने पूरी गाजा पट्टी पर बारूद की बारिश शुरू कर दी और उत्तरी गाजा पर तो इजरायल की वायुसेना ने इतने बम बरसाए कि पूरा इलाका मानो कब्रिस्तान बन गया हो। वहां से सामने आई तस्वीरों में चारों तरफ तबाही के निशान साफ नजर आए। इजरायल का दावा है कि उसकी सेना ने गाजा पट्टी को उत्तरी और दक्षिणी दो हिस्सों में तोड़कर हमले किए। इजरायल की सेना के मुताबिक उत्तरी गाजा से हमास का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया। ये वही इलाका है जहां से 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजरायल में घुसकर सबसे ज्यादा कोहराम मचाया था। लेकिन इजरायल की सेना की तरफ से दावा किया गया कि हमास के गढ़ में घुसकर उसके एक एक ठिकाने को ध्वस्त किया गया और अब उसके निशाने पर दक्षिणी गाजा में हमास के ठिकाने और उसकी सुरंगें हैं, जिसका मतलब यह है कि इजरायल की सेना का अगला कदम और ज्यादा भयानक होने वाला है, क्योंकि इजरायल की सेना को इस बात की आशंका है कि हमास के कई लड़ाके उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा में जाकर छिप गए, जिनके खात्मे के लिए इजरायल की सेना उत्तरी गाजा की तरह दक्षिणी गाजा में भी जमीनी ऑपरेशन शुरू कर सकती है। गाजा का ये इलाका दक्षिण पश्चिम में मिस्र से सीमा साझा करता है और उसके पूर्व में भूमध्य सागर है। हालांकि गाजा के दक्षिणी हिस्से में इजरायल की सेना पहले से ही हवाई हमले कर रही है, क्योंकि इजरायल की सेना का मकसद सिर्फ उत्तरी गाजा से नहीं बल्कि पूरे गाजा से हमास के खात्मे का है, ताकि हमास इजरायल के खिलाफ फिर कभी सिर न उठा सके। इजरायल के मीडिया के मुताबिक उत्तरी गाजा की तरह ही दक्षिणी गाजा में भी इजरायल ने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ घुसकर हमास के ठिकानों को तबाह करने का प्लान बनाया है। यानी हमास के खिलाफ इजरायल की जंग जल्द थमने वाली नहीं है। जंग के दौरान अब तक दक्षिणी गाजा फिलिस्तीनियों के लिए सुरक्षित जगह माना जा रहा था। हमास पर ऑपरेशन के दौरान बेगुनाह लोग न मारे जाएं, इसके लिए खुद इजरायल ने उत्तरी गाजा में रहने वाले लोगों से दक्षिण की ओर जाने के लिए कहा था। और तो और उत्तरी गाजा से लोगों को निकालने के लिए इजरायल ने सुरक्षित रास्ता भी बनाया था। खबरों के मुताबिक हमास के सफाए के लिए 26 अक्टूबर को जमीनी हमले शुरू करने से पहले ही इजरायल की सेना ने गाजा को 2 टुकड़ों में बांटने की रणनीति बना ली थी, ताकि 41 किलोमीटर लंबे एक हिस्से पर बमों की बारिश करके हमास के ठिकानों को तबाह कर दिया जाए और दूसरे हिस्से में आम फिलिस्तीनियों को सुरक्षित पहुंचाया जाए, क्योंकि करीब 23 लाख आबादी वाले गाजा की आधी आबादी जंग से पहले उत्तरी गाजा में रह रही थी। लेकिन जंग छिड़ने के बाद लाखों लोग जान बचाने के लिए दक्षिणी गाजा की तरफ पलायन कर गए, जबकि इजरायल का दावा है कि दक्षिणी गाजा में भी हमास के कई ठिकाने उसके रडार पर हैं और जल्द ही उत्तरी गाजा की तरह वहां भी बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन जानकारों का मानना है कि गाजा से हमास को पूरी तरह खत्म करना इजरायल के लिए इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि हमास के पीछे ईरान समेत कई मुस्लिम देशों की ताकत है। यानी हमास इतनी आसानी से इजरायल के सामने घुटने नहीं टेकने वाला। 7 अक्टूबर को इजरायल पर किए गए हमले की प्लानिंग से यह साफ हो गया था कि हमास इजरायल से लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी करके बैठा है। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक जंग शुरू होने से पहले हमास के पास 40,000 लड़ाके थे और उसके पास 15,000 रॉकेट और भारी गोला बारूद का जखीरा था। दावा किया जाता है कि गाजा को हथियारों की सप्लाई ईरान और लिबिया से होती है। ईरान से गाजा तक हथियार पहुंचाने के लिए पहले उन्हें यमन तक लाया जाता है, फिर वहां से मिस्र के पास सुएज नहर तक पहुंचाया जाता है। यहाँ से वो हथियार सिनाई होते हुए गाजा पट्टी तक पहुंचते हैं। यानी इजरायल से टकराने के लिए हमास के पास हथियारों की कमी बिल्कुल नहीं है। हालांकि जंग की शुरुआत के बाद से ही इजरायल ने पूरे गाजा की घेरेबंदी कर रखी है, चुनकर हमास के हथियारों के गोदामों और ठिकानों को तबाह कर रही है। इस बीच इजरायल की मदद कर रहे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने भी दो टूक कह दिया कि ये जंग हमास के खत्म होने के बाद ही रुकेगी। यानी इजरायली सैनिक तब तक बंदूकें नहीं रखेंगे जब तक हमास का आखिरी लड़ाका नहीं मारा जाता। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बयान में साफ कहा कि हमास को पूरी तरह खत्म कर देने तक गाजा में हमास के हमले जारी रहेंगे। When Hamas no longer maintains the capacity to murder and abuse and बाइडेन का ये बयान ऐसे समय में आया
जब दुनिया भर से गाजा में हो रहे इजराइल के हमलों पर चिंता जाहिर की जा रही है। और पिछले हफ्ते खुद बाइडेन ने भी युद्ध विराम की बात कही थी। हालांकि हमास के साथ जारी लड़ाई में अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है। जंग के पहले ही दिन से अमेरिका पूरे एक्शन में है। उसने अपने हथियार गोदाम के दरवाजे इजराइल के लिए पूरी तरह खोल दिए और भूमध्य सागर में अपने युद्धपोत भेजकर इजराइल के लिए अभेद्य सुरक्षा कवच बना दिया। बड़ी खबर आई लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के हमले से जुड़ी। हिजबुल्लाह ने इजराइल की फौज के कई ठिकानों पर बड़े हमले का दावा किया। खबर है कि इन हमलों में इजराइल की फौज के कई जवान जख्मी हुए हैं। इजराइल की उत्तरी सीमा पर जंग लगातार तेज हो रही है। रुक रुक कर हो रहे हिजबुल्लाह के हमले इजराइल की चिंता बढ़ा रहे हैं। इस बार उत्तरी इजराइल में पहाड़ियों के बीच बने इजराइल की फौज के कैंपों को निशाना बनाकर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गईं, जिनमें इजराइल के कई जवानों के जख्मी होने की खबर है। हिजबुल्लाह की तरफ से जानकारी दी गई कि उसके हमलों में इजराइल की फौज के कैंपों को तगड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि इजराइल की फौज ने इस पर कोई जानकारी नहीं दी। 7 अक्टूबर के बाद से ही इजराइल की उत्तरी सीमा पर लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल की फौज पर हमले कर रहे हैं। इजराइल की फौज भी हिजबुल्लाह के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लेकिन उत्तरी गाजा पर इजराइल की फौज के कंट्रोल की खबर के बाद से ही उत्तरी मोर्चे पर जंग तेज हो गई। पिछले 3 दिन से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल की सेना के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है। माना जा रहा है कि इस बार हुए हिजबुल्लाह के हमलों में उसका टारगेट इजराइल की फौज के हथियार थे, ताकि इजराइल की फौज की कमर तोड़ी जा सके। हालांकि उत्तरी मोर्चे पर इजराइल की फौज 7 अक्टूबर के बाद से ही जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। इसीलिए उसने लेबनान सीमा के पास करीब 5 किलोमीटर का इलाका खाली करवा लिया था। और तभी से हिजबुल्लाह से इजराइल की फौज की जंग जारी है। हिजबुल्लाह के हमलों से पहले लेबनान में इजराइल की तरफ से दागी गई मिसाइलें भी गिरी। न्यूज़ 18 की टीम के सामने ही इजराइल के हमलों की वजह से वहां 25 से ज्यादा धमाके हो गए। देखिए 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 देखिए, ये ताजा हमला, बिल्कुल ताजा हमला। ये देखिए किस तरह से, ये देखिए। खबर है कि 7 अक्टूबर के बाद से ही इजराइल बॉर्डर के पास के लेबनान के इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। वहां किसी भी पल गिरने वाली इजराइल की मिसाइलों के कारण दहशत का माहौल बना हुआ है। इजराइल की फौज का दावा है कि वो 7 अक्टूबर के बाद से अब तक हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार चुकी है। लेकिन हिजबुल्लाह के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन हासिल है। हमास के मुकाबले हिजबुल्लाह कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसके पास खतरनाक हथियार है। मिसाइलें ही नहीं बल्कि अब तक तो हिजबुल्लाह के हाथों में रूस की एंटी शिप मिसाइलें तक पहुंच चुकी हैं। इसीलिए इजराइल भी हिजबुल्लाह और हमास के साथ एक साथ जंग लड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। इजराइल की उत्तरी सीमा पर तेज हो रही जंग के बीच नेतन्याहू ने एक दिन पहले ही हिजबुल्लाह से लड़ने के प्लान की जानकारी दी थी। नेतन्याहू ने कहा था कि हमास का अंत करने के बाद वो हिजबुल्लाह के सफाई के प्लान पर काम करेंगे। लेकिन लगातार तेज हो रहे हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल का प्लान फेल होता दिख रहा है। मतलब ये कि हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल की फौज को संभलने का वक्त नहीं देना चाहते। हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले साफ कर रहे हैं कि उत्तरी सीमा पर जंग का दूसरा मोर्चा कभी भी खुल सकता है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जर्मनी से। वहां हिजबुल्लाह पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जर्मनी की पुलिस ने लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के 54 ठिकानों पर छापे मारने का दावा किया है। जर्मनी के गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर यह जानकारी दी है कि हिजबुल्लाह और उससे जुड़े कुछ और संगठनों पर कार्रवाई की गई। ये छापेमारी जर्मनी के कई शहरों में एक साथ किए जाने की खबर है। जावेद हमारे साथ लेबनान से जुड़ रहे हैं। जावेद, लेबनान में क्या खबर आ रही है इस पर? किशोर, देखिए जर्मनी के गृह मंत्रालय ने बहुत बड़ी जानकारी दी है कि हिजबुल्लाह से संबंध रखने के मामले में अलग अलग जगहों पर रेड की गई है। करीब 54 प्रॉपर्टी ऐसी हैं 7 राज्यों में जहां पर ये छापेमारी की गई है। देखिए हैम्बर्ग इस्लामिक सेंटर और उससे जुड़े 5 संगठनों के यहां अलग अलग राज्यों में छापेमारी की गई है। और देखिए अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक कोई गिरफ्तारी हालांकि इसमें नहीं हुई है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत इकट्ठा जरूर किए हैं जर्मनी पुलिस ने, जो कि इस बात की तस्दीक करते हैं कि हिजबुल्लाह के साथ इन लोगों का ताल्लुक था। और आपको बता दें कि जो हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग है वो इस वक्त भीषण दौर में है। तो ऐसे में कई दूसरे देश हैं जो कि बहुत सक्रिय हैं कि कहीं हिजबुल्लाह और जो दूसरे संगठन हैं कि वो कहीं पर किसी तरह की कार्रवाई को अंजाम न दें। जी, उधर यमन के हूथी लड़ाकों ने भी इजराइल पर हमले तेज कर दिए। अमेरिका ने दावा किया कि उसकी नौसेना ने लाल सागर के ऊपर मंडरा रहे यमन के हूथी लड़ाकों के ड्रोन को मार गिराया। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन के मुताबिक हूथी लड़ाकों का यह ड्रोन लाल सागर में एक जहाज की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन लाल सागर में तैनात उसके युद्धपोत ने उस ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और मार गिराया। पेंटागन के मुताबिक जिस ड्रोन को उनकी नौसेना ने ढेर किया वो यमन से उड़ा था और दक्षिण लाल सागर में एक जहाज की तरफ बढ़ रहा था। पेंटागन ने बताया कि लाल सागर में तैनात अमेरिकी जहाजों की सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया, क्योंकि पिछले हफ्ते हूथी विद्रोहियों ने अमेरिका के ताकतवर ड्रोन MQ-9 रीपर को यमन के हवाई इलाके में मार गिराने का दावा किया था।
हूथी विद्रोहियों ने आरोप लगाया था कि अमेरिका का वो ड्रोन इजरायल के लिए जासूसी कर रहा था, क्योंकि हमास के साथ जारी युद्ध में अमेरिका खुलकर इजरायल के साथ खड़ा है और उसने इजरायल की सुरक्षा के लिए भूमध्य सागर और लाल सागर में अपने युद्धपोत तक तैनात कर रखे हैं। लेकिन गाजा पर इजरायल के हमलों से बौखलाए हूथी विद्रोहियों ने अमेरिका और इजरायल को लाल सागर में हमले की खुली धमकी दे दी। एक रोज पहले हूथी विद्रोहियों ने ऐलान किया कि अगर गाजा पर इजरायल के हमले नहीं रुके तो लाल सागर में इजरायल के जहाजों को डुबो दिया जाएगा। हूथी लड़ाकों की इस धमकी के बाद अमेरिका और इजरायल चौकन्ना हो गए और उन्होंने लाल सागर में अपने जहाजों की सुरक्षा बढ़ा दी। लाल सागर की सीमाएं यमन और इजरायल दोनों से लगती। इस इलाके से इजरायल के बड़े बड़े मालवाहक जहाज भी गुजरते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए अमेरिका और इजरायल ने अपने युद्धपोत वहां तैनात कर रखे हैं। हूथी लड़ाके अपने पास ऐसी मिसाइलें होने का दावा करते हैं जिनकी रेंज में पूरा लाल सागर आता है, और इसीलिए इजरायल और अमेरिका ने हूथी लड़ाकों की धमकियों को गंभीरता से लिया, क्योंकि गाजा पर इजरायल के हमले की वजह से गुस्से में तमतमाए हूथी लड़ाकों ने बीते एक महीने में इजरायल को निशाना बनाकर 6 बार बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। हालांकि उन हमलों को इजरायल और अमेरिका ने मिलकर नाकाम कर दिया था। अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाला लाल सागर हिंद महासागर में एंट्री का रास्ता खुलता है। इसके पूर्वी छोर पर सऊदी अरब और यमन जैसे देश हैं, जबकि पश्चिमी छोर पर मिस्र और सूडान जैसे देश हैं। और इन सब के बीच इजरायल का भी एक छोटा हिस्सा लाल सागर से लगता है, जहां उसका एलट शहर बसा है। और इजरायल का ये शहर लंबे वक्त से हूथी विद्रोहियों के निशाने पर है। अमेरिका का आरोप है कि जिन रॉकेट और ड्रोन का इस्तेमाल हूथी लड़ाके इजरायल पर हमले के लिए करते हैं, वो उन्हें ईरान मुहैया कराता है। यानी पर्दे के पीछे से ईरान अपने दोनों दुश्मनों अमेरिका और इजरायल को हूथी लड़ाकों के जरिए साध रहा है। उधर हमास से जारी जंग के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद वहां लोगों में उनके प्रति गुस्सा बढ़ गया है। यहां तक कि इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री ने तो नेतन्याहू से इस्तीफा तक मांग लिया। यानी हमास के खिलाफ जंग लड़ रहे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दोहरे मोर्चे पर घिर चुके हैं, क्योंकि इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी पार्टी के नेता याइर लपिड ने दावा किया कि वो इजरायल के लोगों का भरोसा खो चुके हैं और इसलिए उन्हें जंग खत्म होने से पहले ही अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। इतना ही नहीं, इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू पर गुस्सा निकालते हुए 2 टूक कह दिया कि वो जंग को संभालने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए। विपक्षी पार्टी के नेता याइर लपिड ने सुझाव दिया कि नेतन्याहू को पद से हटाकर उनकी ही पार्टी से ही किसी और को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। लेकिन उनके इस बयान के बाद नेतन्याहू की पार्टी के नेता भड़क गए और उन्होंने जंग के दौरान इस तरह की बयानबाजी को शर्मनाक बताया। हालांकि इजरायल में 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से ही नेतन्याहू पर सवाल उठने शुरू हो गए थे और इजरायल की सेना और सुरक्षा एजेंसियों से हुई चूक को ही हमास के हमले के लिए जिम्मेदार बताया गया था, क्योंकि दावा किया गया कि मोसाद की नाक के नीचे ही ईरान और हमास इस हमले की पूरी प्लानिंग करते रहे। और इजरायल की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी को इस बात की खबर तक नहीं हुई। दावा तो यह भी है कि हमास के कमांडर ईरान की सेना के अधिकारियों से मिलने के लिए करीब 4 बार ईरान गए थे, लेकिन मोसाद को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की सेना और खुफिया एजेंसियों ने करीब 1 साल पहले ही हमास के रेडियो सिग्नल तक ट्रैक करना बंद कर दिए थे, क्योंकि उनको ये लगने लगा था कि हमास के रेडियो सिग्नल ट्रैक करना समय की बर्बादी है और इसीलिए उन्होंने अपनी टीम को कहीं और तैनात करने का फैसला ले लिया था। जिसका नतीजा ये हुआ कि हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर इतना बड़ा हमला कर दिया। वहीं इजरायल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के अधिकारियों ने भी ये बात मानी थी कि अगर वो पूरी तरह अलर्ट रहते तो हमास के हमले को टाला जा सकता था। और इसी वजह से इजरायल के लोग नेतन्याहू पर भड़के हुए हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले के बाद हमास के लड़ाके 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे, जिसके बाद से ही इजरायल में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। क्योंकि जंग के 1 महीने से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी नेतन्याहू अपने लोगों को हमास की कैद से नहीं छुड़वा पाए। हालांकि इस दौरान नेतन्याहू कई बार हमास से बंधकों की रिहाई की मांग कर चुके हैं, लेकिन हमास उन बंधकों को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है और उनके बदले इजरायल से अपनी कई शर्तें मनवाना चाहता है। लेकिन इजरायल ये साफ कर चुका है कि वो बिना शर्त अपने सभी बंधकों की रिहाई चाहता है और इसी वजह से बंधकों को छुड़ाने में देरी हो रही है। और इजरायल के लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमास कई बार ये दावा कर चुका है कि गाजा में हुए इजरायल के हमलों में कई बंधकों की जान जा चुकी है। ऐसे में इजरायल के लोगों को अपनों को खोने का डर सताने लगा है, जिसकी वजह से नेतन्याहू को अपने ही घर में विद्रोह झेलना पड़ रहा है, क्योंकि नेतन्याहू जिस हमास के अंत की कसम खा चुके हैं उसकी नींव भी इजरायल नहीं रखी। और इस बात का दावा इजरायल की सेना के एक पूर्व अधिकारी ने ही किया था, जो 1980 में गाजा में गवर्नर के पद पर तैनात थे। और उन्होंने दावा किया था कि भले ही औपचारिक तौर पर हमास की स्थापना 1987 में हुई, लेकिन इजरायल ने साल 1970 में ही इसकी नींव रख दी।
क्योंकि साल 1948 में जब इजराइल बना था तभी से उसका और फिलिस्तीन का झगड़ा चल रहा था और फिलिस्तीन को कूटनीतिक तौर पर कमजोर करने के लिए इजराइल ने युवा लोगों का एक संगठन बनाया था जिसे उसने हमास नाम दिया था। और शुरुआती दौर में ही इजराइल ने हमास को पाला पोसा था, लेकिन धीरे धीरे हमास ने फिलिस्तीन के नेताओं को किनारे करना शुरू कर दिया और खुद को फिलिस्तीन की सत्ताधारी पार्टी की तरह दिखाने लगा। जिसके बाद साल 2007 में जब गाजा पट्टी पर उसका कब्जा हुआ तो उसने इजराइल से सीधी टक्कर लेनी शुरू कर दी। यानी जिस हमास की नींव खुद नेतन्याहू ने ही रखी थी वही हमास उनके लिए मुसीबत बन गया। और तुर्की और अमेरिका पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि नेतन्याहू की कुर्सी जाने वाली है। अमेरिका की एक न्यूज कंपनी ने खबर छापी थी कि इजराइल का समर्थन करने वाला अमेरिका खुद मानता है कि नेतन्याहू की कुर्सी जा सकती है और दावा किया था कि यह चेतावनी खुद बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को दी थी जब वो इजराइल का समर्थन करने इजराइल पहुंचे थे। उस दौरे के वक्त ही बाइडेन ने नेतन्याहू को उनकी कुर्सी जाने की चेतावनी दे दी थी। उन्होंने नेतन्याहू से साफ कह दिया था कि जंग की वजह से उनका इजराइल का प्रधानमंत्री बने रह पाना मुश्किल है। हालांकि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिका ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था और कहा था कि वो इस जंग में इजराइल के साथ खड़ा है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन भी नेतन्याहू की कुर्सी जाने की भविष्यवाणी कर चुके हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयप एर्दोआन ने इजराइल को आतंकी देश बताने पर उनके खिलाफ जोरदार पलटवार कर दिया। उन्होंने इजराइल पर निशाना साधने वाले तुर्की को अपने गिरमाह में झांकने की सलाह दे डाली और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के उस बयान पर ऐतराज भी जताया जो उन्होंने इजराइल के खिलाफ दिया था। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि एर्दोआन खुद तो आतंक फैलाने वाले हमास के साथ खड़े हैं और हिंसा के लिए वो इजराइल को दोषी ठहरा रहे हैं। President Erdogan of Turkey, who calls Israel a terrorist state, but actually supports the terrorist state of Hamas. और नेतन्याहू यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने एर्दोआन के कामों की पूरी लिस्ट उनके सामने खोल कर रख दी। उन्होंने आरोप लगाया कि एर्दोआन इजराइल की कार्रवाई का विरोध करने से पहले ये भूल गए कि उन्होंने खुद अपने ही देश के लोगों पर बम बरसाए थे। Himself bombed Turkish villages inside Turkey itself, so we're not. मतलब नेतन्याहू ने सीधे सीधे तुर्की को आतंक का समर्थक बता दिया। माना जा रहा है कि उन्होंने इस बयान के जरिए साइप्रस में हुई तुर्की की कार्रवाई की तरफ इशारा किया क्योंकि तुर्की का यह ऑपरेशन उसके आक्रामक रवैये की निशानी माना जाता है और तुर्की पर दशकों से वहां के लोगों को जुल्म करने के आरोप लगते आए। ऐसे में जब एर्दोआन ने गाजा में हो रही मौतों के लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया तो नेतन्याहू ने भी उन्हें साइप्रस में की उनकी सेना की कार्रवाई की याद दिला दी और उन्हें इस मामले में पहले अपने गिरमाह में झांक कर देखने की सलाह दे डाली। ऐसा इसलिए क्योंकि साइप्रस के मुद्दे को तुर्की की कमजोर नस माना जाता है। तुर्की पर यह आरोप लगता है कि उसने 1974 में अपनी सेना के दम पर साइप्रस पर हमला कर उसके एक बड़े हिस्से को हथिया लिया था और फिर उस इलाके के लोगों पर जमकर कहर बरपाया था, जिसके बाद वहाँ के सैकड़ों लोग लापता हो गए थे और करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए थे। और इसी वजह से तुर्की पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो पूरे के पूरे साइप्रस को हड़पने की नीयत रखता है। और नेतन्याहू ने एर्दोआन को इसी मुद्दे पर घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि तुर्की जिस हिस्से को अपना मानता है वहीं के लोगों को मिट्टी में मिलाने के लिए उन पर बम गिराता। इसी बात का हवाला देते हुए उन्होंने एर्दोआन को गाजा में जारी इजराइल और हमास की जंग पर कुछ न बोलने की नसीहत दे डाली। और इजराइल के भड़कने का कारण है तुर्की के राष्ट्रपति का वो बयान जो उन्होंने कुछ दिन पहले दिया था। एर्दोआन ने गाजा में मची भीषण तबाही का ठीकरा इजराइल पर फोड़ते हुए एक आतंकी देश बता दिया था और ये आरोप लगाया था कि नेतन्याहू के इशारे पर इजराइल की सेना ने गाजा में आंखें मूंद कर नरसंहार किया। इस दौरान उन्होंने इजराइल को एक आतंकी देश बताते हुए ये तक कह डाला था कि नेतन्याहू ने पूरे के पूरे गाजा को शमशान में बदलने की प्लानिंग की। मतलब उनके मुताबिक नेतन्याहू जानबूझकर गाजा पर इतना कहर बरपा रहे हैं कि वहाँ सब कुछ तबाह हो जाए। इस दौरान एर्दोआन ने गाजा में परमाणु हमला होने की आशंका भी जताई थी और साथ ही ये चेतावनी भी दी थी कि गाजा को दिए इजराइल के हर जख्म का बदला उससे तुर्की लेगा। उन्होंने इस दौरान गाजा के लोगों से ये वादा भी किया था कि वो इस मामले में नेतन्याहू और इजराइल के मंत्रियों के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस भी दायर करेंगे ताकि फिलिस्तीन के लोगों को न्याय मिल सके। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब तुर्की इस तरह से इजराइल पर हमलावर हुआ हो, बल्कि वो इस जंग की शुरुआत से ही इजराइल को घेरने की तैयारी में लगा हुआ है। आरोप तो ये तक है कि तुर्की ने भी ईरान की तरह हमास को भड़काने का काम किया, जिसके बाद 7 अक्टूबर को उसने इजराइल पर जबरदस्त हमला कर दिया था। और इजराइल का आरोप है कि जैसे ही उसने पलटवार किया, तुर्की और ईरान हमास के समर्थन में खड़े हो गए। इजराइल के मुताबिक तुर्की ने ही सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी इस कार्रवाई का विरोध करना शुरू किया। और कुछ दिन पहले तो तुर्की के राष्ट्रपति ने गाजा पर इजराइल के हमले की तुलना नरसंहार से कर दी थी। इसके अलावा वो इस जंग के दौरान लगातार इजराइल पर हमलावर भी रहे हैं।
यहाँ तक कि उन्होंने इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाने तक की मांग कर डाली थी। साथ ही वो इजराइल के खिलाफ ईरान के सुर में सुर मिलाते भी नजर आए। हालांकि इजराइल ने आरोप लगाया कि तुर्की और खासतौर पर एर्दोआन हमास की जंग का सहारा लेकर उससे पुरानी दुश्मनी निकालना चाहते हैं। और इजराइल ने ये आरोप हवा में नहीं लगाए, बल्कि उसने इसके पीछे अपनी सुरक्षा एजेंसी की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें यह दावा किया गया कि 7 अक्टूबर को हमास ने जिस तरह से रॉकेट बरसाए उसमें उसका सबसे बड़ा मददगार ईरान नहीं बल्कि तुर्की ही था। और इजराइल की सुरक्षा एजेंसी की उस रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने ही हमास के हाथों में वो रॉकेट थमाए जिनसे इजराइल की जमीन थर्रा उठी थी। इजराइल के मुताबिक तुर्की ने ही रॉकेट बनाने में हमास की मदद की थी। इजराइल ने उस रिपोर्ट के जरिए यह दावा किया कि उसकी सेना ने जुलाई में तुर्की से गाजा पट्टी की तरफ जा रहे 2 बड़े कंटेनरों की तलाशी ली थी, जिनमें करीब 16 टन से ज्यादा विस्फोटक पाया गया था। मतलब इजराइल का आरोप है कि तुर्की लंबे समय से हमास की रॉकेट बनाने में मदद कर रहा था। क्योंकि ये बात पूरी दुनिया के गले नहीं उतर रही कि आखिर अचानक हमास इतना ताकतवर कैसे हो गया कि उसने एक ही रात में इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए थे। इजराइल का दावा है कि उसे पहले से ही तुर्की पर शक था, जो उसकी इस रिपोर्ट ने पुख्ता कर दिया। और इसी के बाद नेतन्याहू खुलकर एर्दोआन पर हमलावर हो गए, क्योंकि एर्दोआन इस जंग की शुरुआत से ही हमास के साथ खड़े हैं। यहां तक कि उन्होंने हमास के लड़ाकों की इस लड़ाई को उनकी आजादी की लड़ाई बताया था और हमास की तरफ से इजराइल पर किए गए हमलों को जायज भी ठहराया था। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन कई बार ये पहले भी कह चुके हैं कि हमास फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई लड़ रहा है और तुर्की इस मामले में पूरी तरह से उसके साथ है। यही वजह रही कि इजराइल जंग की शुरुआत से ही एर्दोगन पर हमलावर रहा, क्योंकि नेतन्याहू का मानना है कि तुर्की हमास को कई करोड़ डॉलर पहुंचाने के साथ ही बड़ी तादाद में हथियारों का जखीरा भी मुहैया कराता है। उनके मुताबिक हमास जिन रॉकेटों के दम पर इजराइल को दहला रहा है, उन्हें बनाने में भी तुर्की ने उसकी पूरी मदद की। इसके अलावा नेतन्याहू कई बार इस बात का दावा भी कर चुके हैं कि हमास को इस जंग के लिए भड़काने के लिए भी तुर्की और ईरान ही जिम्मेदार है, क्योंकि हमास में अकेले इतनी ताकत नहीं है कि वो इजराइल से भिड़ सके। उधर इजराइल की फौज ने जर्मनी की टैटू आर्टिस्ट शनी लोक की हत्या का बदला लेने का दावा किया। इजराइल की सेना के मुताबिक उन्होंने हमास के उस लड़ाके को ढेर कर दिया जिसने शनी लोक की हत्या की थी और उस लड़ाके ने शनी लोक का एक वीडियो भी बनाया था जिसमें उनके कपड़े फटे हुए थे और वो बेसुध हालत में एक ट्रक में पड़ी थी। उस वीडियो को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे, जिसके बाद से ही इजराइल की फौज ने शनी लोक के हत्यारे की तलाश तेज कर दी थी और अब इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसने उस लड़ाके को मार गिराया जिसने शनी लोक का वीडियो बनाया था और उनकी हत्या कर दी थी। इसके साथ ही इजराइल की सेना ने यह भी कहा कि वो 7 अक्टूबर को कत्लेआम मचाने वाले एक लड़ाके का खात्मा करके ही दम लेगी, क्योंकि 7 अक्टूबर को इजराइल में हमला करने के बाद हमास के लड़ाके कई लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए थे और शनी लोग भी उन्हीं बंधकों में शामिल थे। हमास के लड़ाके उन्हें इजरायली सैनिक समझकर अपने साथ उठाकर ले गए थे और कुछ दिनों बाद उनकी हत्या कर दी थी। शनी लोग इजराइल में चल रहे सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल में शामिल होने के लिए जर्मनी से आई थी और जिस दिन हमास ने उस म्यूजिक फेस्टिवल को निशाना बनाया वो वहीं मौजूद थी। ऐसे में जब शनी लोग का वीडियो सामने आया तो उनकी मां ने सरकार से उनकी वापसी की गुहार लगाई। शनी लोग की मां ने एक वीडियो जारी कर गाजा में अपनी बेटी के क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल होने का दावा भी किया था, जिसके बाद उनकी तलाश तेज कर दी गई थी। लेकिन पिछले महीने इजराइल के विदेश मंत्रालय ने उस टैटू आर्टिस्ट की मौत की पुष्टि कर दी थी। उधर अमेरिका में राष्ट्रपति बाइडेन की पार्टी के दफ्तर के बाहर लोगों ने इजराइल और हमास की जंग रुकवाने के मुद्दे पर जमकर प्रदर्शन किया। वहां हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और उन्होंने बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बाइडेन से इजराइल और हमास में जारी जंग को रुकवाने और सीज फायर करवाने की अपील की। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें फिलिस्तीन के समर्थक बाइडेन की पार्टी के दफ्तर की तरफ बढ़ते नजर आए। देखते ही देखते प्रदर्शनकारियों ने उस इमारत को घेरना शुरू कर दिया और जब पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो वो भड़क गए। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने कई पुलिस वालों पर हमला कर दिया, जिसके बाद कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। बड़ी खबर आई सीरिया के राष्ट्रपति के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट से जुड़ी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया कि फ्रांस ने 2013 को के एक मामले में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। यानी फ्रांस में बशर अल असद मोस्ट वांटेड बन चुके हैं। फ्रांस की सरकार किसी भी कीमत पर उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। यह मामला 2013 में सीरिया की राजधानी दमिश्क के कई इलाकों में केमिकल वेपन के इस्तेमाल के आरोपों से जुड़ा है। आरोप है कि बशर अल असद के निर्देश पर सीरिया की सेना ने विद्रोहियों के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और उस वक्त यह दावा किया गया था कि बशर अल असद की सरकार ने गृह युद्ध को कुचलने के लिए यह कार्रवाई की थी।
जिसे फ्रांस ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन बताते हुए बशर अल असद के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। और गिरफ्तारी का यह वारंट सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के अलावा उनके भाई और सीरियाई सेना के 2 जनरल के खिलाफ भी जारी किया गया। उन सभी पर 2013 में सीरिया में गृह युद्ध को कुचलने के नाम पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप है। उन हमलों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसके लिए सीधे तौर पर बशर अल असद को जिम्मेदार ठहराया गया था। उस वक्त फ्रांस और अमेरिका समेत कई देशों ने साफ आरोप लगाया था कि सीरिया के राष्ट्रपति के आदेश के बिना ऐसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता था। उस घटना के बाद सीरिया की कई संस्थाओं ने मिलकर पीड़ितों का साथ देते हुए फ्रांस में केस दर्ज करवाया था और 10 साल तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद फ्रांस की अदालत ने बशर अल असद के खिलाफ ये वारंट जारी कर दिया। 2013 की उस घटना में एक झटके में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। और इसी मामले में सीरिया की कुछ संस्थाओं ने फ्रांस में केस दर्ज करवाया था। हालांकि सीरिया की सरकार इन आरोपों से इनकार करती रही है, लेकिन दावा है कि अपनी जांच में फ्रांस की एजेंसियों ने यह पाया कि रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के लिए बशर अल असद की सरकार ने ही मंजूरी दी थी। जिसका मतलब है कि सीरिया की सत्ता पर बैठे बशर अल असद उस वक्त ये अच्छी तरह जानते थे कि इसका असर क्या होगा, क्योंकि इन हथियारों में जहरीले केमिकल का इस्तेमाल जानबूझकर लोगों को मारने या नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। और इन हथियारों के इस्तेमाल से एक ही पल में हजारों लोग मौत की नींद सो सकते हैं। और 2013 में भी ऐसा ही हुआ। आरोप लगाया गया था कि जब विद्रोहियों के आगे सीरिया की सेना कमजोर होती नजर आई तो उसने रासायनिक हथियारों से हमला कर दिया था, जिसकी चपेट में विद्रोहियों के साथ साथ हजारों आम नागरिक भी आ गए थे, क्योंकि सीरिया 2011 से ही गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। और आरोप है कि विद्रोह को कुचलने में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को रूस के राष्ट्रपति पुतिन का साथ मिल रहा है। यही नहीं, पश्चिमी मीडिया तो यह भी आरोप लगाता है कि पुतिन सीरिया की सरकार को अपने हथियार भी देते हैं। और इसी वजह से माना जा रहा है कि यह फैसला बशर अल असद के बहाने पुतिन पर वार करने की कोशिश है, क्योंकि पुतिन लंबे वक्त से सीरियाई सरकार के सबसे बड़े दोस्त बने हुए हैं। दावा किया जाता है कि उन्होंने न सिर्फ सीरिया की सेना को अपने घातक हथियार दिए हैं, बल्कि सैकड़ों रूसी सैनिक भी सीरिया में तैनात हैं, जो विद्रोहियों के खिलाफ जंग में सीरियाई सेना का साथ देते हैं। लेकिन अमेरिका समेत यूरोप के कई देश ये नहीं चाहते हैं कि सीरिया में रूसी सेना की मौजूदगी बढ़े। यूक्रेन जंग के बाद तो ये चिंता और बढ़ गई, क्योंकि रूस खुलकर इन देशों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि पुतिन के दोस्त बशर अल असद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर पुतिन को झटका देने की कोशिश की गई है। मैंने कहा रुको भाई, माँ बेटे को सुबह की चाय तो पी लेने दो, है ना? अरे माँ, आप मुझे फोन कर रही हो? तो और क्या करूं? चाय। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं, जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। क्या खुशबू आ रही है। ऑफिस के बाहर तुम्हारी ये वाली चाय 200 रुपए में बिकेगी, पता है? मैं ये वाली चाय सबके लिए नहीं बनाती। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। ईरान ने हमास को राजनीतिक और नैतिक समर्थन देने का वादा किया, लेकिन जंग में अपनी सेना भेजने से इनकार कर दिया। यह दावा ईरान के सुप्रीम लीडर के बड़े अधिकारियों ने किया, जिसका मतलब यह हुआ कि ईरान ने ऐन वक्त पर हमास का साथ छोड़ दिया, क्योंकि इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा में हमास के पांव उखाड़ने का दावा किया। उसने हमास के कमांड सेंटर तक पर कब्जा कर लिया। हमास की संसद तक में इजराइल का झंडा फहरा दिया गया। यानी उत्तरी गाजा में धीरे धीरे हमास कमजोर पड़ने लगा और ऐसे वक्त में उसे ईरान की मदद की जरूरत थी। लेकिन ईरान ने ऐन वक्त पर हमास को धोखा दे दिया, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बड़े अधिकारियों ने दावा किया कि ईरान ने गाजा में अपनी सेना भेजने से इनकार कर दिया। उनके मुताबिक हमास चीफ इस्माइल हानिया और खामनेई की 5 नवंबर को मुलाकात हुई थी, जिसमें खामनेई ने हानिया से 2 टूक बोल दिया था कि वो ईरान को इस जंग में न घसीटें।
और वो इस जंग में ईरान की सेना नहीं भेजेंगे। जबकि इस मुलाकात के बाद हमास को ईरान से और हथियार मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ईरान के ऐन वक्त पर मुकरने से हमास की मुश्किल बढ़ गई, क्योंकि ईरान 7 अक्टूबर के बाद से लगातार इजराइल के खिलाफ हमले बोल रहा है। यही नहीं, ईरान उसके खिलाफ बोल रहा है, यही नहीं, उसने इजराइल के खिलाफ जंग के कई मोर्चे खुलने की धमकी भी दी थी। लेकिन अचानक ईरान पलट गया, क्योंकि उसने गाजा की जंग से अपने हाथ पीछे खींच लिए और हमास को केवल राजनीतिक और नैतिक समर्थन देने का ऐलान किया। यह दावा ईरान के सुप्रीम लीडर के कुछ करीबी अधिकारियों ने किया। हमास चीफ और ईरान के सुप्रीम लीडर की 5 नवंबर को मुलाकात हुई और खबर आई कि हमास चीफ ने इस दौरान ईरान से हथियार मांगे थे। लेकिन ईरान ने हमास चीफ को ऐसा झटका दिया कि उसे इसकी उम्मीद भी नहीं रही होगी, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद से ईरान लगातार इजराइल के खिलाफ आग उगल रहा है। उसने इजराइल को जंग के अलग अलग मोर्चे खुलने की धमकी भी दी। लेकिन जंग के 40 दिन बीतने के बाद खबर आई कि ईरान ने हमास को अकेला छोड़ दिया और तर्क दिया कि हमास ने 7 अक्टूबर के हमले से पहले ईरान को जानकारी नहीं दी थी। ईरान के अधिकारियों का यह दावा चौंकाने वाला था, क्योंकि ईरान ने 7 अक्टूबर के बाद लगातार इजराइल को निशाने पर लिया। लेकिन अब वो कह रहा है कि उसे हमास के इजराइल पर 7 अक्टूबर को किए गए हमले के बारे में पता ही नहीं था और इसीलिए हमास उसे जंग में न घसीटे। कम से कम ईरान के कुछ बड़े अधिकारियों ने तो यही दावा किया। ईरान के अधिकारियों के मुताबिक खामनेई ने हमास चीफ से साफ साफ कहा कि हमास ने 7 अक्टूबर के हमले के बारे में ईरान को कुछ नहीं बताया था, इसलिए ईरान उसकी तरफ से इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। जिसका मतलब यह हुआ कि ईरान ने साफ कर दिया कि वो इजराइल से सीधी जंग नहीं लड़ेगा। जबकि इससे पहले उसने मुस्लिम देशों से इजराइल का बहिष्कार करने की अपील की थी। यही नहीं, इजराइल ने दावा किया कि 7 अक्टूबर से पहले ईरान हमास के लड़ाकों को हथियार बनाने की ट्रेनिंग देना चाहता था और उसके पास इसके सबूत भी हैं। क्योंकि इजराइल के अधिकारियों ने दावा किया कि उसे हमास के लड़ाकों की ट्रेनिंग से जुड़े कुछ दस्तावेज मिले, जो गाजा के बाहर हमास के एक ट्रक में रखे कंप्यूटर में मौजूद थे। और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान 7 अक्टूबर से पहले हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग देना चाहता था, जिसमें वो उन्हें हथियार बनाना भी सिखाने वाला था। यही नहीं, इजराइल ने दावा किया कि 7 अक्टूबर को हमास के जिन लड़ाकों ने दक्षिण इजराइल पर हमला किया था, उन्हें ट्रेनिंग ईरान में ही मिली। और इजराइल के इन दावों में अमेरिका ने भी उसका साथ दिया था, क्योंकि अमेरिका ने दावा किया था कि हमास के लड़ाकों ने हमले से करीब 1 महीना पहले ईरान में ट्रेनिंग ली थी। ये दावा अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया था और अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग और फंडिंग दोनों ईरान से मिली थी। क्योंकि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया था कि हमास के लड़ाकों ने हमले से करीब 1 महीने पहले सितंबर में ईरान में ट्रेनिंग ली थी, जिनकी संख्या 500 थी और इन 500 लड़ाकों को हमास से ट्रेनिंग और फंडिंग दोनों मिली थी। लेकिन जंग के 40 दिन बाद ईरान से जुड़ा ऐसा दावा सामने आया जिसने पूरी कहानी ही पलट दी, क्योंकि नए दावे के मुताबिक ईरान को 7 अक्टूबर के हमले के बारे में पता ही नहीं था और अब तो वो हमास की तरफ से जंग लड़ने से भी इनकार कर रहा है, जो गाजा में चल रही भयंकर जंग के बीच हमास के लिए तगड़ा झटका है। और माना जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के दबाव में ऐसा किया, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के पास ओमान की खाड़ी में अपना खतरनाक जंगी जहाज तैनात कर दिया, जो ईरान के पूर्वी और मध्य हिस्से में हाहाकार मचा सकता है। क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका का खतरनाक जंगी जहाज ईरान के पास ओमान की खाड़ी में पहुंच चुका है और ईरान की सीमा से केवल 300 किलोमीटर दूर खड़ा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ओमान की खाड़ी में तैनात अमेरिका के जंगी जहाज पर कई लड़ाकू विमान और मिसाइलें तैनात हैं, जो ईरान के पूर्वी और मध्य हिस्से को तबाह कर सकती हैं। इसके अलावा अमेरिका ने अपना एक जहाज साइप्रस के पास तैनात कर दिया। तो वहीं अमेरिका का B-1 बॉम्बर तुर्की के पास लाल सागर में तैनात कर दिया गया। मतलब ये कि लाल सागर और ओमान की खाड़ी में अमेरिका के जंगी जहाज पहुंच गए और ईरान को घेर। बड़ी खबर आई अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात से जुड़ी। बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद अमेरिका और चीन के बीच सीधे टकराव का माहौल बनता नजर आया, क्योंकि मुलाकात के बाद बाइडेन ने शी जिनपिंग को तानाशाह बोल दिया, तो वहीं शी जिनपिंग ने अमेरिका से दो टूक बोल दिया कि वो ताइवान को हथियार देना बंद करे, क्योंकि ताइवान चीन का हिस्सा है। शी जिनपिंग और बाइडेन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई एपेक समिट में मिले और ये इस साल हुई दोनों नेताओं की पहली मुलाकात है, जिसके खत्म होते ही दुनिया की दो महाशक्तियों के सीधे टकराव का माहौल बनने लगा, क्योंकि बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद दोनों नेताओं के बीच तलखी दिखी। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में बाइडेन और शी जिनपिंग करीब 1 साल बाद मिले और दोनों नेताओं की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी, क्योंकि शी जिनपिंग करीब 1 साल बाद बाइडेन से मिले। दो बड़ी जंगों के बीच सैन फ्रांसिस्को में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीर दुनिया भर में चर्चा का मुद्दा भी बनी,
क्योंकि शी जिनपिंग ने इस साल केवल 3 विदेश दौरे किए, जिसमें पहला रूस का और दूसरा साउथ अफ्रीका का। और इस साल के अपने तीसरे दौरे पर शी जिनपिंग अमेरिका पहुंचे, जहां उनकी और बाइडेन की मुलाकात भी हुई और सीधी बात भी, जिसमें दोनों नेताओं ने खुलकर एक दूसरे के सामने अपनी बात रखी। और 4 घंटे की इस बातचीत में दोनों के बीच मतभेद साफ नजर आया, क्योंकि शी जिनपिंग ने बाइडेन से बातचीत में सबसे पहले ताइवान का मुद्दा उठाया, यानी उस मामले पर बात की जो अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव की सबसे बड़ी वजह है और चीन की शान का मसला है, जिसके बारे में बाइडेन से मुलाकात की शुरुआत में ही शी जिनपिंग ने बात की और दो टूक बोल दिया कि अमेरिका ताइवान को हथियार देना बंद करे, क्योंकि शी जिनपिंग ताइवान को चीन में मिलाकर रहेंगे। हालांकि बाद में उन्होंने बात को संभालने के लिए कहा कि चीन अमेरिका को पछाड़ना या फिर उसकी जगह नहीं लेना चाहता, क्योंकि चीन और अमेरिका दोनों महाशक्तियां हैं और दुनिया इतनी बड़ी है कि उनका एक साथ गुजारा हो सकता है, लेकिन इसके लिए अमेरिका को चीन को दबाना बंद करना होगा। मतलब चीन ने अमेरिका को बता दिया कि वो उससे नहीं दबेगा, कम से कम ताइवान के मुद्दे पर तो बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद बाइडेन ने भी शी जिनपिंग को जवाब दिया और ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका का रुख साफ किया, लेकिन बाइडेन के शी जिनपिंग को तानाशाह बोलते ही अमेरिका और चीन के बीच टकराव बढ़ने के संकेत मिलने लगे, क्योंकि भले ही बाइडेन ने बैठक में ताइवान के मुद्दे पर चीन के सामने नर्म रुख दिखाया और उसे बताया कि वो वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं, लेकिन बैठक खत्म होते ही बाइडेन ने अपने असली तेवर दिखा दिए और मीडिया से शी जिनपिंग से हुई मुलाकात के बारे में बात करते हुए उन्हें तानाशाह बोल दिया। मतलब बाइडेन शी जिनपिंग से 2 कदम आगे निकल गए और ये संकेत दे दिया कि दोनों नेताओं की इस मुलाकात से अमेरिका और चीन की तलखी घटी नहीं है, बल्कि और बढ़ गई है, या यूं कहें कि अमेरिकी मीडिया और कई बड़े अधिकारियों का डर सच साबित हो गया, क्योंकि उन्होंने बैठक से पहले ही आशंका जताई थी कि इस मुलाकात से या तो बात बन जाएगी या फिर जरूरत से ज्यादा बिगड़ जाएगी। और बैठक के बाद जिस तरह के दावे पश्चिमी मीडिया ने किए, उनसे लगने लगा कि चीन और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ सकता है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि शी जिनपिंग ने अमेरिका से खुलकर कहा कि वो चीन को दबाने की कोशिश न करें। यही नहीं, खबर आई कि दोनों देशों के बीच ईरान, यूक्रेन और ताइवान जैसे मुद्दों पर भी बात हुई। बैठक के बाद खबर आई कि बाइडेन और शी जिनपिंग इस बात पर सहमत हुए हैं कि दोनों सीधे फोन पर बात करेंगे और एक दूसरे की बात सुनेंगे, जिससे टकराव के हालात न बने। लेकिन ये सारी बातें तो बाइडेन और शी जिनपिंग ने आमने सामने बैठकर की और जैसे ही बाइडेन बाहर निकले उन्होंने शी को तानाशाह बोल दिया। बैठक से एक दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि शी जिनपिंग के शासन में चीन में समस्याएं बढ़ी हैं, यानी बाइडेन ने मुलाकात से पहले भी शी पर सवाल उठाए थे और मुलाकात के बाद भी उन पर निशाना साधा, जिससे चीन और अमेरिका का झगड़ा बढ़ने के संकेत मिले। क्योंकि एक दिन पहले खबर आई थी कि अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को चित करने का प्लान बना रहा है, क्योंकि वो वहां पर चीन के जंगी जहाजों को डुबोना चाहता है। और ये दावा अमेरिकी वायुसेना के ही एक अधिकारी ने किया था और जानकारी दी थी कि अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन में एक मिशन लॉन्च करने वाला है, क्योंकि वो चीन के जहाजों को डुबोने का प्लान बना रहा है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के जंगी जहाज उसके लिए खतरा बन गए। यानी एक तरफ अमेरिका ने चीन को समंदर में डुबोने की तैयारी की और दूसरी ओर एपेक समिट में शी जिनपिंग और बाइडेन की तलखी भरी मुलाकात हुई, जिसमें केवल इस बात पर सहमति बनी कि दोनों नेता एक दूसरे से फोन पर बात करते रहेंगे। ये दावा पश्चिमी मीडिया ने किया और जानकारी दी कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन से गाजा तक, इंडो पैसिफिक रीजन से आर्थिक मुद्दों तक बात तो की, लेकिन किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाए। उल्टा बाइडेन ने शी जिनपिंग को तानाशाह बोलकर माहौल बिगड़ने के संकेत दे दिए, क्योंकि दुनिया की इन दोनों महाशक्तियों के बीच टकराव अलग स्तर पर जा चुका है, जिसे कम करने के लिए एक मुलाकात तो हुई, लेकिन ताइवान, यूक्रेन और ईरान जैसे मुद्दों पर हुई बात ने तनाव बढ़ने के संकेत दिए। उधर उत्तर कोरिया से जंग की आशंका के बीच अमेरिका ने दक्षिण कोरिया को साइड वाइंडर मिसाइलें देने का फैसला कर लिया। अमेरिका को उम्मीद है कि उसकी ये मिसाइल किम जोंग उन की खतरनाक मिसाइलों और हथियारों से निपटने में दक्षिण कोरिया की मदद करेगी, क्योंकि उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पर हमले के लिए घात लगाए बैठा है। माना जा रहा है कि उसकी सेना दक्षिण कोरिया पर किसी भी वक्त काल बनकर टूट सकती है। इसलिए दक्षिण कोरिया के दोस्त अमेरिका ने उसकी मदद करने की पेशकश कर दी, क्योंकि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन दक्षिण कोरिया को लगातार अपनी खतरनाक मिसाइलों से डराने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन के मुताबिक दक्षिण कोरिया को साइड वाइंडर मिसाइलें देने का फैसला किया गया, जिसकी कीमत 52 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा, यानी भारतीय रुपयों में करीब 450 करोड़ रुपए बताई जा रही। हालांकि किम जोंग उनकी प्लानिंग को फेल करने के लिए इससे पहले भी अमेरिका दक्षिण कोरिया को अपने घातक हथियार मुहैया करा चुका है, लेकिन माना जा रहा है कि साइड वाइंडर मिसाइलों से दक्षिण कोरिया की ताकत में और इजाफा होगा, क्योंकि अमेरिका की साइड वाइंडर मिसाइल बेहद खतरनाक मानी जाती है, जो अपने टारगेट का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल करती है।
और खास तौर पर हवा से हवा में मार करने के लिए जानी जाती है। इसलिए ये बहुत ताकतवर मानी जाती है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ अमेरिका की सेना ही नहीं बल्कि दुनिया भर के 24 से ज्यादा देश करते हैं। असल में नेटो के सदस्य देश और अमेरिका से जुड़े देशों को ये मिसाइल दी जाती है। साइड वाइंडर मिसाइल को अमेरिका की नौसेना और अमेरिकी वायुसेना के एक कार्यक्रम के तहत बनाया गया था, जबकि इस मिसाइल का परीक्षण पहली बार मार्च 1999 में किया गया था, लेकिन 2003 में इसे अमेरिका ने हरी झंडी दी थी और अगले साल यानी 2004 में इसे बड़े पैमाने पर बनाने का काम शुरू हुआ था, जिसके बाद इस मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट बनाने का भी काम शुरू किया गया। और तनाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु समझौते में बदलाव कर दिया। बताया गया कि उत्तर कोरिया के मिसाइल हमलों का मुकाबला करने के लिए 2 दिन पहले इस समझौते में बदलाव किया गया था, ताकि अमेरिका दक्षिण कोरिया का सुरक्षा कवच बनकर जंग में उसकी रक्षा कर सकेगा। बताया गया कि उत्तर कोरिया की सेना को जवाब देने के लिए दोनों देशों की फौज अपने युद्धाभ्यास भी तेज करेगी, जिसके लिए दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और वहां के रक्षा मंत्री ने मिलकर बड़ा प्लान तैयार कर लिया। माना जा रहा है कि परमाणु समझौते में बदलाव कर अमेरिका ने सीधे तौर पर उत्तर कोरिया को परमाणु हमले की चेतावनी दे डाली, क्योंकि परमाणु समझौते के तहत अगर उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला किया तो ऐसे मौके पर अमेरिका एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। वो परमाणु हथियार ही नहीं बल्कि अपनी सैन्य क्षमता का इस्तेमाल दक्षिण कोरिया की मदद के लिए करेगा। दावा है कि इसमें जापान ने भी अमेरिका और दक्षिण कोरिया का समर्थन कर दिया। इतना ही नहीं, अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के मुताबिक हाल के दिनों में ही दक्षिण कोरिया में अमेरिका की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी समेत कई लड़ाकू विमान तैनात किए जा चुके हैं। मतलब ये कि अगर उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ जंग छेड़ी तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि किम जोंग उन की मिसाइलें सिर्फ दक्षिण कोरिया नहीं बल्कि अमेरिका की भी मुश्किलें बढ़ा रही हैं और उत्तर कोरिया रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। खबर है कि उसने फिर एक बार बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया और यही वजह रही कि अमेरिका भी दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर उत्तर कोरिया को तबाह करने की रणनीति बनाने में जुट गया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब उत्तर कोरिया ने अपने दुश्मन देशों अमेरिका और दक्षिण कोरिया के लिए खतरनाक प्लान तैयार किया हो। वो तो लगातार इन दोनों देशों को धमकियां देता आया है और अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और खबर है कि उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़ा एक परीक्षण किया। बताया गया कि बैलिस्टिक मिसाइल के इस नए वेरिएंट का पता लगा पाना बेहद मुश्किल है और ये विरोधी देशों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। इसलिए उत्तर कोरिया के इस कदम से अमेरिका और दक्षिण कोरिया की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि उत्तर कोरिया को चीन और रूस का साथ मिल रहा है। माना जा रहा है कि ये दोनों देश उसे हथियारों की मदद कर रहे हैं, इसलिए वो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के खिलाफ परमाणु हमले की तैयारी करने में जुटा है। और यही वजह रही कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया को परमाणु हमले का डर सता रहा है, क्योंकि उत्तर कोरिया अकेला नहीं है। उसकी मदद करने के लिए चीन और रूस पहले से ही मोर्चे पर तैनात है। माना जा रहा है कि पुतिन और शी जिनपिंग मिलकर समंदर में अमेरिका को घेरना चाहते हैं और समंदर युद्ध का वो मोर्चा है जहां अमेरिका और चीन लंबे वक्त से एक दूसरे से टकराने के कगार पर खड़े हैं। अमेरिका और चीन के बीच झगड़े की वजह दक्षिण चीन सागर को माना जाता है, जिस पर चीन कब्जे का दावा करता है, जबकि अमेरिका इस मामले में चीन का विरोध करने वाले देशों का साथ देता है। इसी वजह से आए दिन चीन से उसकी टक्कर दक्षिण चीन सागर में होती रहती है। जबकि कुछ महीने पहले ही उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने रूस का दौरा कर अमेरिका को सीधा संदेश दे दिया था और उस दौरान उत्तर कोरिया और रूस के बीच हथियारों का सौदा भी हुआ था, जिस पर चीन ने भी अपनी सहमति जताई थी, जो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के लिए खतरा बताया जा रहा है। इस बीच दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से हमास जैसे हमलों का डर सता रहा है। उसने आशंका जताई कि जिस तरह हमास के लड़ाकों ने इजराइल के लोगों का नरसंहार कर दिया, ठीक वैसे ही उत्तर कोरिया उस पर हमले कर सकता है। इसलिए हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग के बाद दक्षिण कोरिया के जहन में भी हमलों का खौफ भर गया। उसे डर है कि हमास के खूंखार लड़ाकों की तरह उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन भी अपने सैनिकों को तैयार कर रहे हैं, जो दक्षिण कोरिया में घुसकर लोगों का नरसंहार कर सकते हैं। क्योंकि अचानक ही 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास के लड़ाकों ने कत्लेआम मचा दिया था। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात के दौरान ये आशंका जताई, जबकि कुछ दिनों पहले उसकी सेना के एक अधिकारी ने भी ऐसी ही आशंका जताई थी और दावा किया था कि अगर उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमले की सोची भी तो वो हमास जैसा ही तरीका अपनाएगा। बड़ी खबर आई पाकिस्तान में मौजूद चीन के युद्धपोतों से जुड़ी। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में जारी चीन और पाकिस्तान की नौसेना के अभ्यास पर भारतीय सेना ने पैनी नजर बनाई हुई है। वहां कराची में चीन ने अपने कई युद्धपोत समंदर में उतारे हुए हैं, जो पाकिस्तान की नौसेना के साथ मिलकर वहां एक बड़ी ड्रिल कर रहे हैं। माना जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान के बीच अरब सागर में होने वाली ये अब तक की सबसे बड़ी ड्रिल होगी, जिसे सी गार्डियन 3 नाम दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में जारी इस सैन्य अभ्यास की वजह से भारतीय सेना भी हाई अलर्ट पर है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की ये ड्रिल कराची में हो रही है, जो भारत के खिलाफ चीन की कोई बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकती है। इसी वजह से भारतीय सेना पूरी तरह से चौकन्नी है और वो चीन की हर हरकत पर पैनी नजर बनाए हुए है, ताकि अरब सागर के इलाके में चीन और पाकिस्तान किसी तरह का तनाव न पैदा कर पाए। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक इस युद्धाभ्यास के लिए चीन ने कराची में टाइप 039 पनडुब्बी भेजी हुई है, जो उसकी नौसेना की बड़ी ताकत मानी जाती है, और उसकी इसी पनडुब्बी पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना ने P-8 सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को तैनात किया हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी चीन और पाकिस्तान के बीच चल रहे इस युद्धाभ्यास से जुड़ी हर एक खबर देना है, ताकि इससे पहले कि चीन और पाकिस्तान कोई साजिश रचें, भारत पलटवार के लिए तैयार हो जाए। माना जा रहा है कि इस युद्धाभ्यास के जरिए चीन और पाकिस्तान अपनी दोस्ती का दम दिखाना चाहते हैं। साथ ही चीन इस बात का इशारा भी करना चाहता है कि भारत के तीनों तरफ समंदर में उसके जंगी जहाज मौजूद हैं, और इसीलिए उसने पाकिस्तान के सबसे बड़े बंदरगाह कराची को चुना, जहां चीन और पाकिस्तान की नौसेना मिलकर 9 दिन तक एक बड़ी ड्रिल करने वाली है। और इसी बात से भारत की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों से भारत के अच्छे रिश्ते नहीं हैं। ये दोनों ही देश भारत के खिलाफ लगातार साजिश रचते रहते हैं। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान में हो रहा ये युद्धाभ्यास भी उनकी किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि ये कराची में हो रहा है, जो अरब सागर के किनारे बसे भारत के मुंबई के बेहद करीब है। मतलब अगर हालात बिगड़े तो चीन और पाकिस्तान के निशाने पर मुंबई हो सकता है। इसलिए भारतीय सेना समंदर और आसमान दोनों से कराची में जारी इस युद्धाभ्यास पर अपनी पैनी निगाह जमाए हुए है, ताकि किसी भी तरह के विवाद को पहले ही रोका जा सके। खबर तो ये भी है कि इस युद्धाभ्यास को देखते हुए भारतीय नौसेना ने भी अपना एक युद्धपोत मोर्चे पर तैनात कर दिया है, ताकि पाकिस्तान और चीन को ये संदेश दिया जा सके कि उनकी हर हरकत पर भारत नजर बनाए हुए है, क्योंकि चीन अरब सागर में उसी प्लान के तहत काम कर रहा है जिस प्लान के तहत उसने हिंद महासागर में पैर पसारे थे। कुछ महीने पहले उसने अपने जासूसी जहाज युआनवांग 5 को श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर तैनात करने की कोशिश की थी, और ये दलील दी थी कि उसका वो जहाज रिसर्च के लिए श्रीलंका में तैनात किया जा रहा है। लेकिन उसकी इस चाल से पर्दा तब उड़ गया जब एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि चीन का युआनवांग 5 जहाज असल में एक जासूसी जहाज है, जो अपने बेहद शक्तिशाली एंटेना की वजह से लंबी दूरी तक नजर रख सकता है। ये इतना ताकतवर है कि चीन की सेना की स्पेस विंग युआनवांग 5 जहाज को अंतरिक्ष में सैटेलाइटों को ट्रैक करने के लिए भी इस्तेमाल करती है। मतलब इस बात में कोई दो मत नहीं कि चीन का इरादा इस जहाज के जरिए रिसर्च नहीं बल्कि भारत की जासूसी का ही था। हालांकि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया था, क्योंकि भारत के तगड़े विरोध की वजह से श्रीलंका ने चीन को ऐसा करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था, और फिर चीन का युआनवांग 5 काफी दिनों तक हिंद महासागर के करीब ही भटकता रहा था। हालांकि चीन इसके बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी चीन की रग रग से वाकिफ हैं। भारतीय सेना ये अच्छी तरह से जानती है कि चीन एशिया के इलाके में जो भी करता है उसका मकसद भारत को घेरना ही होता है, और वो समंदर में अपना दबदबा बनाने के लिए लंबे वक्त से हाथ पैर मार रहा है। लेकिन समंदर का बादशाह बनने के उसके सपने में सबसे बड़ी रुकावट भारत बना हुआ है। माना जाता है कि इसी वजह से वो भारत पर दबाव बनाने के इरादे से पाकिस्तान के साथ इतनी बड़ी सैन्य ड्रिल कर रहा है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ उसके जंगी जहाज आए दिन भारतीय नौसेना के बेड़े से टक्कर लेते रहते हैं। वहीं हिंद महासागर के इलाके पर नजर रखने के लिए उसने श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर अपना जासूसी जहाज तैनात कर रखा है, और अब अरब सागर में वो अपनी घातक पनडुब्बी लेकर पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास करने धमक पड़ा है। मतलब चीन की कोशिश भारत को तीनों तरफ से घेरने की है, लेकिन भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां उसकी इस चाल से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इसलिए हर मोर्चे पर चीन को रोकने के लिए पूरी तैयारी के साथ भारतीय जवान डटे हुए हैं। बड़ी खबर आई उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे से जुड़ी। खबर है कि सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के बीच वहां भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों और टनल में फंसे मजदूरों के बीच हड़कंप मच गया। भारतीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप देर रात करीब 2 बजे आया, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3 से ज्यादा दर्ज की गई। मतलब भूकंप के झटके ज्यादा तेज नहीं थे, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भूकंप आने की वजह से वहां मौजूद लोग खौफ से भर गए, क्योंकि भूकंप की वजह से अगर सुरंग का कोई हिस्सा धंस जाता तो वहां बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी, और सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को बचाना और भी मुश्किल हो सकता था। हालांकि चंद सेकंड के अंदर ही भूकंप के झटके थम गए, लेकिन उत्तरकाशी जिले में आए इस भूकंप की वजह से टनल में फंसे मजदूरों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों की भी सांसें अटक गई।
और ये डर सताने लगा कि कहीं सुरंग का कोई दूसरा हिस्सा न धंस जाए, क्योंकि 12 नवंबर को टनल का एक हिस्सा धंसने की वजह से वहां काम करने वाले अलग अलग राज्यों के 40 मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरंग से बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अधिकारियों के हाथ पांव तब फूल गए जब देर रात करीब 2 बजे उसी इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारतीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.1 दर्ज की गई, जिसका केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का सांकरी इलाका था। बताया गया कि भूकंप आने की वजह से वहां फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया। इसके तुरंत बाद टनल के अंदर फंसे मजदूरों से बात की गई और ये पता करने की कोशिश की गई कि कहीं भूकंप की वजह से सुरंग में और मलबा तो नहीं गिर गया। एनडीआरएफ के मुताबिक जिस जगह सुरंग धंसी है उसके ऊपर की मिट्टी भुरभुरी है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे रेस्क्यू टीम को मजदूरों तक पहुंचने में ज्यादा वक्त लग रहा है। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें सुरंग से मलबा हटाने के काम में जुटी हैं। बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से मलबे को काटा और वहां से हटाया जा रहा है। लेकिन परेशानी यह है कि मलबा हटाने के साथ ही सुरंग में ऊपर से और मिट्टी गिर रही है। एनडीआरएफ के मुताबिक टनल के ऊपर मौजूद चट्टान की मिट्टी भुरभुरी है, जिससे मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि भुरभुरी मिट्टी की वजह से मलबा हटाते ही ऊपर से उतना ही मलबा सुरंग के अंदर फिर गिर रहा है। हालांकि पिछले 5 दिनों से टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं। उन तक पाइप से ऑक्सीजन और खाना पहुंचाया जा रहा। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और ये भरोसा दे रहे हैं कि जल्द ही उन्हें सुरंग से बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना इतना भी आसान नहीं है। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अमेरिका की ऑगर ड्रिलिंग मशीन यानी खुदाई करने वाली बेहद ताकतवर और आधुनिक मशीन दिल्ली से मंगवाई गई, जो एक रोज पहले रात करीब 9:30 बजे उत्तरकाशी पहुंच गई। अमेरिका की ऑगर ड्रिलिंग मशीन को दिल्ली से वायुसेना के विमान C-130J से उत्तराखंड ले जाया गया। मशीन को उतारने के लिए एयरपोर्ट पर अलग से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में, या यूं कहें कि विमान से इस मशीन को उतारने में करीब 5 घंटे का वक्त लग गया। इसके बाद अमेरिकी ड्रिलिंग मशीन को टनल के पास पहुंचाया गया और फिर नए सिरे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑगर ड्रिलिंग मशीन करीब 25 टन भारी है और 1 घंटे में 5 से 6 मीटर तक ड्रिल करने की ताकत रखती है। माना जा रहा है कि अगर ये मशीन ठीक तरीके से काम करती है तो अगले 10 से 15 घंटों में सुरंग से मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। हालांकि सुरंग के अंदर के हालात पर यह निर्भर करेगा कि मजदूरों को बाहर निकालने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि सुरंग के अंदर मलबा 70 मीटर तक फैला हुआ है। हालांकि अमेरिका की ऑगर मशीन से खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। बताया गया कि महज आधे घंटे में ही इस मशीन से सुरंग में 3 मीटर तक जमा मलबा हटा दिया गया और इसी वजह से यह माना जा रहा है कि सुरंग में फंसे 40 मजदूरों तक रेस्क्यू टीम जल्द पहुंच जाएगी। उत्तरकाशी जिले में सुरंग धंसने की यह घटना 12 नवंबर की सुबह करीब 4 बजे हुई थी। एनडीआरएफ के मुताबिक टनल के एंट्री पॉइंट से 200 मीटर की दूरी पर मिट्टी धंस गई थी और इसी वजह से वहां काम करने वाले 40 मजदूर फंस गए थे। ये जानकारी भी सामने आई है कि टनल के अंदर मलबा करीब 70 मीटर तक फैला हुआ है, जिससे पार पाने में रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े लोगों के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन अमेरिका की ऑगर ड्रिलिंग मशीन से मलबा तेजी से हटाया जा रहा है। We have done 3 meters in about half an hour. रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े ड्रिलिंग एक्सपर्ट के मुताबिक 12 से 14 नवंबर तक 6 बार टनल में मलबा आ चुका है, जिससे सुरंग में मलबे का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मलबे को हटाने के लिए पहले जो ड्रिलिंग मशीन लगी थी वो सिर्फ 45 मीटर तक ही काम कर सकती थी। इसीलिए अमेरिका की इस ताकतवर मशीन को मलबा हटाने के काम में लगाया गया है। प्लान यह है कि ऑगर ड्रिलिंग मशीन के जरिए मलबे को भेदते हुए एक स्टील पाइप उस सुरंग में डाला जाएगा और उसी के जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। हालांकि जिस स्टील के पाइप से मजदूरों को निकालने का प्लान तैयार किया गया है उसकी लंबाई कितनी होगी इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि सुरंग में फंसे मजदूरों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। हालांकि लगातार पाइप से उन तक ऑक्सीजन और खाना पहुंचाया जा रहा है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि सुरंग में फंसे होने की वजह से वो बेहद घबराए हुए हैं। इसी वजह से अधिकारियों ने रेस्क्यू का एक मेगा प्लान तैयार किया है। उस प्लान के तहत अमेरिका की खुदाई करने वाली ऑगर मशीन से सुरंग में गिरे मलबे को भेदते हुए एक स्टील का पाइप अंदर डाला जाएगा। बताया गया कि स्टील का वो पाइप 35 इंच चौड़ा होगा, मतलब इतना चौड़ा जिससे रेंगते हुए एक आदमी आसानी से गुजर सके। आसान शब्दों में कहें तो मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए पाइप की सुरंग बनाने की तैयारी है। मतलब मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और तो और टनल में फंसे मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए थाईलैंड के एक्सपर्ट की मदद तक ली जा रही है।
जिन्होंने 2018 में गुफा में फंसे फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को बाहर निकाला था। असल में 5 साल पहले थाईलैंड में एक फुटबॉल टीम के 12 खिलाड़ी और उनके कोच प्रैक्टिस के बाद वहां की एक गुफा में घूमने गए थे। उसी दौरान वहां तेज बारिश होने लगी थी। बारिश की वजह से वहां बाढ़ आ गई, जिससे गुफा से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया था और करीब 18 दिन तक उस गुफा में फुटबॉल टीम के खिलाड़ी फंसे रहे थे। हालांकि बाद में कड़ी मेहनत के बाद थाईलैंड के एक्सपर्ट ने उन्हें बचा लिया था। इसी वजह से टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने में जुटी रेस्क्यू टीम के अधिकारी थाईलैंड के उन एक्सपर्ट से लगातार सलाह ले रहे हैं ताकि उनकी मदद से मजदूरों की जान बचाई जा सके। खबर यह भी है कि 40 लोगों की जान बचाने के लिए नॉर्वे की एक एजेंसी से भी संपर्क किया गया है। इधर आईटी शेयरों में तेजी की वजह से भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी रही। इस दौरान सेंसेक्स 306 अंक चढ़कर बंद हुआ और आईटी शेयरों के अलावा रियल्टी, ऑटो और फार्मा सेक्टर के शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। यही नहीं, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी बढ़त के साथ बंद हुए, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 306 अंक चढ़कर 65,982 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 89 अंकों की तेजी के साथ 19,765 के स्तर पर पहुंच गया। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो। कभी तो चेहरे से चेहरा हटा के बात करो, कभी तो चेहरे से चेहरा हटा के बात करो, कभी तो खुद से भी आंखें मिला के बात करो। सौ बात की एक बात कही अनिल ने, हवा को देख के कांपोगे चरागो कब तक, अब आंधियों से भी सर उठा के बात करो। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त फिर होगा 100 बात की बात।